शाम के 7 बजे जैसे ही आदित्य अपने विला पर आता है, अंदर का नजारा देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और रोहन की तो चीख ही निकल जाती है, क्योंकि रोहन गिरते गिरते बचा था। आदित्य एकटक सामने देख रहा था। हुआ यूं था कि आन्या इस समय किसी सकस से कम नहीं लग रही थी। वह अपने हाथ में पोछा लिए घर में पोछा लगा रही थी। घर में पोछा कम बार ज्यादा आया हुआ लग रहा था। इस समय उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। पूरे चेहरे पर पसीना, पूरे कपड़े जो आदित्य की उसने पहनी थी वो पूरे अस्त व्यस्त हो गए थे। बाल घोंसलों के जैसे हो गए थे, जैसे वह काम करते करते अपने बालों को ही खींच रही हो। वह तीनों को आते ही नहीं देख पाती, क्योंकि आदित्य पासवर्ड खोल अंदर आता है। आयु कभी अपना चेहरा पोंछती थी तो कभी पोछा लगाती। वह पोछा कम एक पानी को इधर से उधर ज्यादा कर रही थी। तभी उसे आदित्य की भारी आवाज आती है, यह क्या कर रही हो तुम? आदित्य की आवाज सुन आन्या डर जाती है और पीछे देखती है तो तीनों के तीनों ही उसे घूर रहे थे। एकदम किसी अच्छे बच्चे की तरह खड़ी हो बोलती है, वो पोछा लगा रही थी। आदित्य अंदर आते हुए बोलता है, इसको पोछा लगाना कहते हैं। आन्या बोलती है, हाँ मैंने गूगल पर पढ़ा कि पानी को गिरा उसको पोंछते हैं। तभी वीर पूछता है, क्या तुमने कभी अपने घर में पोछा लगते भी नहीं देखा है? आन्या ना में सिर हिला देती है। वो सब अपने ही बात करने में व्यस्त थे, लेकिन आदित्य के कुछ हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। दरअसल आन्या काफी भीग गई थी और आदित्य की शर्ट लूज थी, जिससे उसके ऊपर के बटन खोलने से आन्या के हल्के हल्के चेस्ट दिख रहे थे और अंदर पहनी हुई इनर बॉडी भी उसके ऊपर रिवील हो रही थी। आदित्य अपने हाथों की मुट्ठी बनाता है और जाकर आन्या के हाथ से वाइपा उठा फेंक देता है और आन्या को खींचते हुए ऊपर ले जाता है। रोहन वीर की तरफ देखता है। वीर बस हल्के से मुस्कुरा देता है और वह भी कपड़े चेंज करने चला जाता है। उधर ऊपर आदित्य आन्या को खींचते हुए अपने रूम में ले जाता है और उसे वॉशरूम में खड़ा कर देता है और शॉवर ऑन कर देता है। आन्या झटके से सावर का पानी पड़ने वह कपकपा जाती है और गुस्से में आदित्य से बोलती है, क्या हरकत कर रहे हो आप? आदित्य, मैं क्या हरकत कर रहा हूँ? पहले खुद को देखो, कितनी स्मेल आ रही है तुम्हारे अंदर से। अपनी बॉडी को अच्छी सी क्लीन करो। और जाने लगता है तो आन्या बोलती है, मेरी बॉडी में जैसे चाहूँ वैसे रखूंगी। आप कौन होते हो बोलने वाले? आदित्य जो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था वह अपने आपे से बाहर हो जाता है। वह गुस्से में आन्या के दोनों कंधों को पकड़ दीवार से सताते हुए बोलता है, तुम्हारा पति हूँ मैं। आन्या भी गुस्से में बोलती है, वह भी सिर्फ नाम का पति, बाकी तो मैं आपकी सिरवेटी हूँ ना। इस समय आदित्य और आन्या दोनों ही एक साथ सावेर के नीचे भीग रहे थे। आदित्य उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला और उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं कम पड़ गया हूँ जो अब दूसरे को सिड्यूस करने चली हो। पहले तो आन्या को समझ नहीं आता है, पर जब वह आदित्य की आंखों के नजरों का पीछा करती है तो वह शर्ट का बटन बंद करने लगती है। आदित्य उसका झटके से हाथ को पकड़ उसके कमर से पीछे लगाते हुए बोला, अब क्या कहोगी? अब ऐसा करके मर्द को फंसाने चली हो? तभी आन्या को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी गुस्से में बोलती है, तो क्या हो गया यदि फंसा ही लिया? तो वैसे भी पति भी तो वैसा है, हर रोज लड़कियों को कपड़ों की तरफ बदलता है। हर रोज रात हर किसी नई लड़की के साथ होता है, तो मैं ही 3-4 आशिक रख लूंगी तो क्या हो जाएगा? आदित्य को उसकी बात सुन इतना गुस्सा आता है कि वह झटके में आलिया को मोड़ दीवार की तरफ से सटा देता है और उसको चेहरों को दबाते हुए उसके बालों को कसकर पकड़ बोलता है, मेरी बराबरी करोगी? औकात देखी है अपनी? और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी बीवी हो भले ही नाम से सही, अगर मेरे नाम पर कभी दाग लगाई तो मैं वह हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब तक तुम मेरे पास हो, जब तक कि मैं तुम्हें यूज ना कर लूँगा, जब तक कि मैं तुम्हें छोड़ ना दूँ, तब तक यही मेरी अच्छी सी बीवी बनकर रहना और बीवी के सारे फर्ज निभाना। और यह अपना लस्ट किसी और की तरफ दिखाना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आन्या को झटके से अपनी तरफ करता है
तो देखता है आन्या के आंखों से आंसू जार झर करके निकल रहे थे। वो अपने आंसू भरी आंखों से आदित्य को देखती है और बोलती है, यही नियम आपके ऊपर भी लागू होना चाहिए कि आप भी शादीशुदा है और शादीशुदा मर्द किसी बाहर मुंह मारते हुए अच्छा नहीं लगता है। आदित्य आन्या को झटके में छोड़ बाहर निकल जाता है। आन्या वहीं शावर के नीचे बैठ जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज बाहर तक जा रही थी। आन्या रोते हुए ही मन में बोली, आपका मेरे मन में अपना पति का रूप जगा दिया, तो कभी आपने मेरे बारे में सोचा है? आप तो रात को लड़की के साथ सोकर आते हैं। मुझे कैसा लगता है, ये कह रोने लगी। उसे तो पता भी नहीं चलता कि वो पानी में कितनी देर से नीचे बैठी है। उधर आदित्य गुस्से में बाहर अपने फार्म हाउस पर चला जाता है। उधर वीर आदित्य को अपने फार्म हाउस जाता देख कुछ नहीं बोलता। उधर आदित्य एक रूम में पहुंच जाकर सोफे पर बैठ जाता है। बेड पर जो एक लड़की किसी का इंतजार ही कर रही थी, वह आदित्य को देख उसकी आंखें चमक जाती है। अपने आप को रिवील कर आदित्य के पास आने लगती है। आदित्य एक एक कर सिगरेट पीता जाता है और सामने लड़की को घूरते हुए देखने लगता है। वो लड़की अपने शॉर्ट नाइटी ड्रेस के ऊपर का जो छोटा सा कवर शर्ट था उसको खोलती है, उसको एक साइड फेंक देती है। इस समय वह एक हॉट रेड कलर के ब्रा और पेटी में थी। वह आदित्य की गोद में बैठ जाती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। इसलिए वह आदित्य को एक शिकार की नज़र से देखती है, जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगी। आदित्य कुछ नहीं बोलता है, बस सिगरेट के कश लेते रहता है। वो लड़की जिसका नाम टीना था, आदित्य को किस करने को जा ही रही थी। आदित्य उसे दूर झटक देता है। तभी उस लड़की को अपना कॉन्ट्रैक्ट याद आता है। आदित्य ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जिसमें वह जिस लड़की के साथ हमबिस्तर होगा, वह लड़की से दोबारा कोई मतलब नहीं रखता और कोई भी लड़की उसे किस करने की कोशिश नहीं करेगी। तभी वो लड़की एक चेहरे पर मुस्कान ला उठती है और आदित्य के सामने अपने बचे हुए कपड़ों को भी निकाल देती है। इस समय वह सब उसके सामने एकदम न्यूड होकर आती है। आदित्य उसे एक नज़र देखता है और अपने हाथों में एक इंजेक्शन लगाता है। उस लड़की को समझ नहीं आता कि आदित्य ने इंजेक्शन क्यों लगाया, पर उसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। आदित्य सिगरेट फेंक अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। वह लड़की जाकर बेड पर खड़ी हो जाती है। आदित्य अपनी पेट और बाकी के कपड़े उतार उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। शायद उस लड़की को भी उसका जबरदस्ती करना अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे आदित्य की हद से ज़्यादा वाइल्ड होने पर वह लड़की चीखने चिल्लाने लगती है। पर कोई फायदा नहीं होता। वह आंखों से आदित्य से विनती कर रही थी कि वो उसे छोड़ दे, पर आदित्य उसे नहीं छोड़ता। इंजेक्शन लगाने का ही असर था कि आदित्य का वाइल्ड हो जाना और उसे कोई नहीं सह पाता था। वो लड़की भी लगभग बेहोशी में पहुंच चुकी थी। आदित्य उसके साथ इंटीमेट होता रहा। वो लड़की बेहोश हो गई। आदित्य तब भी नहीं रुका। जब वह शांत हो गया तो वो उठ बाथरूम में चला गया और फ्रेश हो अपनी पैंट पहन बालकनी में खड़ा हो गया। वो लड़की बेजान बिस्तर पर पड़ी थी। आदित्य को तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। फिर वह बालकनी में खड़े हो आन्या की कही हुई बातों को सोचने लगता है। आपको हर रात एक लड़की की अयाशी है। आदित्य बोलता है, जरूरत हर इंसान को बहुत कुछ करा देती है मिसेज राजवंश। शायद यही मेरी मजबूरी जरूरत दोनों है। ये कह वह शराब की बोतल अपने मुंह पर लगा देता है। आदित्य आन्या की कही हुई बातों को सोच बोलता है, सबकी अपनी जरूरत और मजबूरी दोनों होती है, और मेरी मजबूरी ही मेरी जरूरत है। ये कह वह शराब की बोतल अपने मुंह पर लगा लेता है। उधर दूसरी तरफ आन्या काफी देर तक पानी में ऐसे ही भीगती रही। वीर दरवाजा खटखटाता है। आन्या दरवाजा नहीं खोलती है। काफी बाद जब आन्या को होश आता है तो वह वहां से उठती है और खुद को बाथरोब में लपेट दरवाजे के पास पहुंच बोलती है, कौन है? वीर। आन्या, मैं वीर हूँ। आन्या बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देती है। वीर देखता है कि आन्या की आंख एकदम लाल है और उसने सिर्फ एक बाथरोब पहना है। वीर खाना टेबल पर रखते हुए बोलता है, आन्या तुम खाना खा लो। आन्या बोलती है, मेरा खाने का मन नहीं है। तभी वीर उसके पास आ बोलता है, तुमने मुझे अपना भाई कहा है ना, तो क्या अपने भाई की एक बात नहीं मानोगी?
आन्या की आंख से आंसू निकल आते हैं। वीर उसके आंसू को पोंछ बोलता है, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर मैं तुमसे इतना कहूँगा कि प्लीज़ आदित्य को इतना बुरा मत समझना कि तुमको उससे नफरत हो जाए। वह दिल का अच्छा है, पर उसकी मजबूरी बहुत कुछ करा देती है। आन्या बोलती है, मजबूरी में आदमी इतना भी नहीं गिरता भाई कि वह किसी को कैरेक्टरलेस तक बोल दे। वीर उसका सिर सहलाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बस इतना ही कहूँगा कि सब कुछ समय पर छोड़ दो, और यदि तुम इस रिश्ते में रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और यदि इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारा यहाँ से निकलने में मदद करूँगा। आन्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है भाई। हाँ, मेरे अंदर बचपना जरूर है। हाँ, मुझे कुछ आता नहीं है, पर मैंने अपने माँ पापा को एक सच्चे रिश्ते को निभाते हुए देखा है, और सच्चे रिश्ते की अहमियत को मैं समझती हूँ। वजह चाहे जो भी हो, किसी भी वजह से शादी हुई हो, पर आदित्य हमारे पति है और मुझे अपना हर हाल में अपना पत्नी धर्म निभाना है, और उससे आदित्य भी मुझे नहीं रोक सकते। वीर के चेहरे पर एक सुकून की स्माइल आ जाती है और उसका सिर सहलाते हुए बोलता है, चलो तुम कुछ खाना खा लो, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे एक बार अपने इस भाई को याद रखना। वीर भी जाने लगता है तो आन्या बोलती है, भाई वो मेरे पास कपड़े नहीं है और न ही एक शादीशुदा का सामान। वीर समझ जाता है कि आन्या क्या कहना चाहती है। वीर स्माइल कर देता है, आज और रास्ट कर लो, आदित्य के कपड़े से कल मैं व्यवस्था कर लूंगा। आन्या हाँ में सिर हिला देती है। वीर चला जाता है। दरवाजे पर धीरे धीरे आदित्य के क्लोजेट रूम में जाती है, क्योंकि वह आज दिन भर सफाई सीखने के चक्कर में बहुत थक गई थी। ऊपर बाथरूम में भीगने से और भी ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई थी। आदित्य का एक लॉन्ग टी शर्ट निकाल उसको बाथरूम में जा चेंज कर लेती है और वह खाना खाने लगती है। मुश्किल से एक रोटी खा पाती है और फिर खाना को वैसे ही छोड़ बिस्तर पर जा लेट जाती है, और सब कुछ सोचकर उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पर वो इस बात से अनजान कि उसकी हर एक्टिविटी में, उसकी हर एक हरकत पर किसी की नज़र थी। जी हाँ, आपने सही समझा। आदित्य, जिसके रूम में हर कोने पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, वह अपने मोबाइल से कनेक्ट कर आन्या के हर एक हरकत को देख रहा था और वीर और आन्या में हुई बातों को भी सुन रहा था। आदित्य बोलता है, मैं भी देखता हूँ मैसेज। आन्या राजवंश, आप कब तक अपनी पत्नी धर्म निभाती हैं? आपने जो गलती की है उसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी, और आपकी इस तरह पत्नी धर्म निभाने से मैं आपकी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकता, कभी नहीं। ये कह एकटक सामने चांद को देखने लगता है। कुछ देर बाद वह वहाँ से निकलता है और अपने जेब से एक नोट की गड्डी उस लड़की को बिना देखे उसके ऊपर रख वहाँ से चला जाता है। वह बालकनी के रास्ते अपने रूम में आता है। रूम में आता है तो दिखता है अंदर अंदर टेढ़ी मेढ़ी सोई हुई है। वो एकटक उसे देखने लगता है। वो उसके पास जा पता नहीं क्या होता है कि वह झुक उसके माथे को किस करता है। उसे ब्लैंकेट ओढ़ा उसके गाल को थपथपाते हुए बोलता है, मिसेज राजवंश, कल के लिए तैयार रहिएगा। ये कह स्माइल कर आन्या के बगल में सो जाता है। अगली सुबह 5 बजे आदित्य के नेट अपने रोजमर्रा की तरह ही 5 बजे उसकी आंखें खुल जाती है। पर आज कुछ रोज की अपेक्षा अलग था। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी महसूस होता है। जब वह आंखें खोल देखता है तो आन्या किसी छोटे बच्चे की तरह पूरा का पूरा उसी को बिस्तर समझ उसी के ऊपर सो रही थी। इस समय आन्या की एक हाथ आदित्य के कमर पर, दूसरा आदित्य के गर्दन के नीचे, एक पैर आदित्य के ऊपर, उसका चेहरा आदित्य की गर्दन में छुपा एकदम जकड़कर सो रही थी। आदित्य बिना भाव का आन्या को देख रहा था। तभी आन्या हल्का सा उठती है और अपने सिर को उसके सीने पर दोबारा रब कर सो जाती है। आदित्य, समझ नहीं आता किस पर भरोसा करूं। यहाँ तो लोग नफरत भी करते हैं प्यार की तरह। वो धीरे से आन्या को अपने ऊपर से हटाता है, लेकिन आन्या उसे एक जोंक की तरह जकड़कर सोई थी। तभी उसे आन्या का मासूम सा चेहरा दिखता है। वह उसे देखने लगता है, उसके फेशियल को देखने लगा। उसके आंख, नाक और उसकी नज़र उसके होठों पे टिक गई।
वो उसके होठों को एक तक देखने लगा और अपने एक उंगली से उसके होठों को सहलाने लगा। तभी उसे आन्या की पिछली रात की कही बातों का याद आई। जैसे जैसे उसकी बातों को याद कर रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वह झटके से आन्या को अपने से दूर कर देता है। और हमारी आन्या भाई एक नंबर की कुंभकर्ण, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन धकेल रहा है। आदित्य उसे एक नज़र देख साइड में पड़े जग का पानी पूरा का पूरा उसके ऊपर उड़ेल देता है। आन्या जो अपने सपनों की नींद में सोई थी, वह हड़बड़ाकर उठ जाती है और बोलती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे उस राक्षस, कमीने, दुष्ट दानव से। कुछ देर में उसे एहसास होता है कि वह तो सो रही थी। फिर वह अपनी आंखें खोल जब वह सामने देखती है तो आदित्य उसे ही घूर रहा था। उसे देख आन्या को अपने कहे हुए शब्दों का एहसास होता है और वह अपना सर नीचे कर लेती है। आदित्य उसे ऑर्डर टोन में कहता है, पत्नी को पति से पहले उठ जाना चाहिए। जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करो। फालतू हरकत करने से क्या तुम सारे कामों से बच जाओगी? ये कह वह बाथरूम में चला जाता है। आन्या फिर सोने जाती है तो आदित्य जाते जाते कहता है, मुझे 7 बजे मेरा ब्रेकफास्ट टेबल पर चाहिए। आन्या जो सोने जा रही थी वह तुरंत उठकर बैठ जाती है और आदित्य को कोसते हुए उठ बालकनी में फ्रेश हवा लेने चली जाती है। कुछ देर बाद आदित्य फ्रेश हो अपना जिम करने के लिए बाहर चला जाता है। आन्या जब आती है तो दिखती है बाथरूम को दरवाजा खुला है, तो वह भी फ्रेश होने चली जाती है। अंदर जा फ्रेश हो बाहर आती है और नीचे किचन की तरफ चली जाती है। आन्या ने इस समय आदित्य का एक लॉन्ग टी शर्ट पहना था जिसमें उसकी गोरी गोरी टांगें दिख रही थी। नीचे रघु सारे सामान की तैयारी कर रहा था। तभी आन्या वहां पहुंचती है तो रघु बोलता है, गुड मॉर्निंग दीदी। आन्या उसे मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहती है और बोलती है, और रघु आज क्या बना रहे हो? रघु उसे हैरानी से देखते हुए बोलता है, दीदी मुझसे तो कहा गया कि आज से सारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप तैयार करेंगे। आन्या जब ये सुनती है तो फिर उसकी बची उम्मीद थी वह भी टूट जाती है। क्या कह रहे हो रघु? रघु हाँ में सिर हिलाता है। तो आन्या वही स्लैब पर बैठ अपना सिर पकड़ बोलती है, इससे पहले कौन खाना बनाता था? रघु बोलता है, इससे पहले या तो वीर भैया या तो आदित्य भैया ही बनाते थे। क्या तुम्हें हेल्प करने की परमिशन है? आन्या रघु से पूछती है। रघु बोलता है, मैं आपको सब सामान कहाँ पर हैं, बस ये बताने में हेल्प कर सकता हूँ। आन्या कुछ नहीं कहती। वह बोलती है, तुम्हारे पास मोबाइल है? रघु उसे अपना मोबाइल दे देता है। आन्या पूछती है, तुम्हारे साहब जी सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? आन्या तो ऐसे पूछ रही थी जैसे वह कहीं की मास्टर शेफ हो। रघु बताता है, आज मंडे के दिन ऑमलेट और हाफ फ्राई ऑमलेट, सैलेड, ऑरेंज जूस, वेजिटेबल सैंडविच, ये सभी के लिए बनेगा। आन्या, क्या यार एक चीज़ नहीं खा सकते हैं? ये कह मुंह बना लेती और मोबाइल में रेसिपी देखने लगती है। रघु सामान बता चला जाता है। आन्या देखती है 6:30 बज चुका था। वह हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी मोबाइल में रेसिपी देखती है। किचन में से सामान निकाल उसे जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे बनाने का प्रयास करती है। यह अलग बात थी कि जिसमें नमक डालना चाहिए था उसने चीनी डाल रही थी। आदित्य, वीर, रोहन तीनों ही ब्रेकफास्ट के लिए चेयर पर बैठते हैं। आदित्य, भाई आप यहाँ हैं तो ब्रेकफास्ट कौन बना रहा है? तो रघु कहता है, भैया आज ना आने दीदी ब्रेकफास्ट बना रही है। रोहन बीते हुए कल का पोछा लगाना याद आ जाता है और वह बोलता है, आदि भाई आपको नहीं लगता उनको पोछा लगाने नहीं आता है, वह ब्रेकफास्ट क्या बनाएगी? आदित्य उसे घूर कर देखता है तो फिर वह चुपचाप बैठ जाता है। तभी आयु हाथों में ट्रे लिए बाहर आती है। उसकी हालत देख सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। आन्या ब्रेकफास्ट लेकर डिनिंग टेबल पर आती है तो सभी की आंखें बड़ी हो जाती, क्योंकि आज आन्या इस समय सिर्फ एक टी शर्ट पहना था जो उसके घुटनों के नीचे तक आ रहा था। सभी उसे अपनी हैरानी नजरों से खड़े देख रहे थे। तभी आदित्य कहता है, ऊपर जाओ। आन्या एक बार की तो समझ नहीं पाती है। तभी आदित्य उसे जोर से चिल्लाता है, आई सेड गो। आन्या आदित्य के ऐसे चिल्लाने से घबरा जाती हैं।
जल्दी से दौड़ते हुए रूम में चली जाती है। वीर आदित्य को देख बोलता है, ये सब क्या है आदित्य? आदित्य कुछ नहीं बोलता और वह चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। तभी रोहन, जो आन्या ने ब्रेकफास्ट बनाया था, उसे देख उल्टी जैसा मुंह बनाते बोला, वीर भाई मुझे क्या लगता है सर जल्दी ही आन्या मैडम से डाइवोर्स लेने वाले हैं। वीर उसे घूर कर देखता है तो रोहन बोलता है, ऐसे क्यों घूर रहे हो भाई? आदि भाई को खाना पसंद है और मैडम को आता ही नहीं तो फिर क्या होगा, यही होगा ना। वीर भी मुंह बनाए हुए खाने को देखता है। वह ऑमलेट का एक बाइट अपने मुंह में डालता है जिसमें नमक का भरमार था। उसके मुंह से निकल जाता है। रोहन हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर आन्या बेड पर बैठी रो रही थी। आदित्य कमरे में जाता है और बोलता है, अपना यह नौटंकी कहीं और करना, मैंने तुम्हें कल इतना समझाया फिर भी तुम मानने वाली नहीं हो। अब तुम्हें मेरे कपड़े पहनने की परमिशन किसने दिए? आन्या भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तो मेरे पास कपड़े नहीं है तो किसके कपड़े पहनूं, बिना कपड़ों के घूमूं? आखिर चाहते क्या हो आप? क्यों आप मेरे पीछे पड़े हो? मेरी गलतियां बताओ, मुझसे क्यों मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है? नहीं आता मुझे खाना बनाना, नहीं आता मुझे घर के काम। प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। फिर आन्या गुस्से में बोलती हैं, अगर आपने मुझे कैद करके रखने की कोशिश की तो मैं बहुत जल्दी यहाँ से भाग जाऊंगी। उसकी यह बात सुन आदित्य उसके पास जाकर गला पकड़ लेता है और उसको बिस्तर पर धकेल देता है। क्या बोला तुमको? वो भी आज़ाद? सॉरी बच्चा, मुझसे आज़ाद होना इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल से पाया है तुमको। आन्या के गर्दन पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी और वह छटपटाने लगती है। और यह जो तुम अपना बदन हमेशा दिखाती फिर रही हो, उसको कवर करके रखो। मैंने तुमसे एक बार नहीं बार बार कहा है, मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। आन्या भी बोलती है, जो खुद दूसरे के कपड़े उतार कर फेंकता हो, वह मुझे कवर करने की धमकी दे रहा है। आदित्य आन्या के गले को छोड़ उसके बालों को पकड़ के बोलता है, तो तुम्हारे साथ करूं? ओह हाँ, मैं ये कैसे भूल गया था विफाई कि तुम मेरी बीवी हो। ये सब तो मुझे तुम्हारे साथ करना चाहिए। तभी आन्या कहती है, वह तो तब करोगे ना आप, जब आपको बाकी लड़की की अयाशी से फुर्सत मिलेगी। आदित्य और आन्या इस समय वह दोनों बहुत नज़दीक थे। दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। आन्या की आंखों में आंसू और दर्द उठ रहे थे, पर फिर भी वह आदित्य की आंखों में देख रही थी। उसे उससे डर भी लग रहा था, फिर भी वह अपने बातों पर डटी रही। आदित्य एकटक आन्या के चेहरे को देख रहा था, कभी आंखों को, कभी उसके गालों को, कभी उसके पनखुड़ी जैसे होठों को, जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह न चाहते हुए भी उसे ध्यान से देखने लगा और मन में बोलता है, वही चेहरा, वही मासूमियत, वही कशिश, वही गुस्सा। ये सोच आन्या के चेहरे को देखने लगता है। आन्या भी लगातार उसकी आंखों में देख रही थी। उसके आंखों से झर झर कर आंसू बह रहे थे। आदित्य उसके बालों पर पकड़ कसते हुए आन्या के मुलायम होठों को अपने हाथ के अंगूठे से उसको रब करने लगता है। उसके ऐसे करने से आन्या एकदम अंदर तक से सहने लगती है। आदित्य उसे ऐसे देख टेढ़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। न चाहते हुए भी आदित्य आन्या की तरफ झुकने लगता है। आन्या को जब एहसास होता है कि आदित्य क्या करने जा रहा है, तो पीछे की ओर खिसकने लगती है और अपने आप को छुड़ाने लगती है, लेकिन आदित्य उसे बालों से और कमर से पकड़ एकदम खींच अपने से एकदम सटा लेता है और उसको बिस्तर पर अपने नीचे दबाते हुए उसके दोनों हाथों को ऊपर ले जाता है। इस बीच में आन्या काफी स्ट्रगल कर रही थी उससे छूटने के लिए, लेकिन आदित्य जैसे एक हिप्नोटाइज तरीके से आन्या में एकदम सम्मोहित हो गया था। उसे ये तक नहीं समझ आ रहा था कि उसी ने आन्या को न छूने की बात की थी। वह आन्या की तरफ झुक उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख देता है। उसके ऐसा करते ही आन्या एकदम चुप होकर अपने आप ऊपर की ओर उठा लेती है। इस समय दोनों के बदन एक दूसरे से एकदम चिपके हुए थे। आदित्य आन्या के होठों का स्पर्श पा अपनी आंखें मूंद लेता है, जैसे कई जन्मों का प्यासा उसको आज पानी की बूंदें मिली हो। वह अपनी आंखें बंद करके आन्या के होठों को अपने होठों पर महसूस करने लगता है।
और फिर धीरे धीरे अपने होठों का दबाव आन्या के होठों पर बढ़ाने लगा और धीरे धीरे उसको किस करने लगा। आन्या अपने आप को इस बीच में छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ नफरत की आप कितनी भी दीवार खड़ी कर लो, पर प्यार वक्त वक्त पर ऊपर आ ही जाता है। यही अन्या के साथ हुआ। वह भी आदित्य के होठों का स्पर्श पा एक बार के लिए सब भूल जाती है और स्ट्रगल करना छोड़ देती है। आदित्य धीरे धीरे उसको स्मूचकर उसको एक डीप किस करने लगता है। धीरे धीरे उसके होठों को खोलता है, लेकिन आन्या जिसको किस तक करने नहीं आता है, वह बस आंखें बंद कर आदित्य जो कर रहा था उसे करने दे रही थी। किस करते करते आदित्य अपने हाथों को उसके हाथों को छोड़ अपने एक हाथ से उसके कमर को सहलाने लगता है और दूसरा हाथ उसके सिर के नीचे रहता है। धीरे धीरे उसके ऊपर ओवरलोड हो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। अब उसका किस धीरे धीरे काफी इंटेंस होती जा रही थी। आन्या को थोड़ी तकलीफ भी होने लगी थी। आन्या आंखें बंद कर सिर्फ गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आदित्य उसके मुंह खोल उसके अपने टंग को उसके टंग में उलझाने का प्रयास करने लगा। आन्या अपना मुंह नहीं खोल रही थी। आदित्य ने आंखें बंद किए ही उसकी अपने एक हाथ से उसके कमर को जोर से पिंच करता है। एक आह के साथ आन्या की मुंह खुल जाती है। मुंह खोलते ही आदित्य अपने जीभ को उसके मुंह में एंटर करता है और उसे फ्रेंच किस करने लगता है। आन्या की तो हालत ही खराब हो गई। वह काफी छटपटाने लगी। उसके अंदर कुछ अजीब सा होने लगा, क्योंकि उससे ये किस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे गर्मी महसूस होने लगी थी। वही हाल आदित्य का भी था। किस करते करते 10 से 15 मिनट बीत गया, पर आदित्य उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। आन्या उसके सीने पर मारने लगी जोर जोर से। उसके आंख से आंसू निकलने लगा और वह उसे छोड़ नहीं रहा था। आन्या घुट घुट कर ही रोने लगी। तभी वीर और रोहन जो आदित्य कमरे में आदित्य को बुलाने के लिए आए थे, उन दोनों का इस तरह पैशन के साथ लव मेक करते देखा तो आंखें बंद कर तुरंत पीछे चले जाते हैं। वह देखते हैं आन्या नीचे और आदित्य उसे काफी पैशन के साथ किस कर रहा था। तो वहीं आन्या अब लगभग बेहोशी में पहुंचने वाली थी। तभी आदित्य को एहसास होता है कि वो आन्या को लगभग 25 मिनट से किस कर रहा है। उसके होठों को छू अपनी आंखें खोल आन्या को देखता है, जिसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। आदित्य अपना चेहरा उससे दूर कर लेता है, पर उसके ऊपर से हटता नहीं है। उसे गौर से देखने लगता है। आन्या साइड मुंह पर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसके सांसें लेने से उसके चेस्ट ऊपर नीचे होने लगा था। आदित्य एकटक उसे देख रहा है। आदित्य बोलता है, व्हाट हैपन। अपने सांसों को थमते हुए बोलती है, मुझे नीचे कुछ चुभ रहा है। पहले तो आदित्य समझ नहीं पाता कि आन्या क्या कर रही है, पर जैसे ही उसे समझ में आता है, वह तुरंत उसके ऊपर से हट साइड हो जाता है। वह जाने लगता है तो आन्या बोलती है, वह क्या था। आदित्य पलटकर उसे घूर कर देखता है और बोलता है, बेवकूफ लड़की, और वहां चला जाता है। आन्या आदित्य के जाने के बाद बोलती हैं, क्या किस ऐसे होता है। फर्स्ट टाइम, हाय राम, मैं तो आज मर ही जाती। ये बोल उन दोनों के बीच हुए किस सोच वह ब्लूज करने लगती है। यही तो बात आन्या में अनोखी थी, क्योंकि इतनी दिल की साफ और चंचल थी कि बुरा करने वाला भी यदि उसके साथ प्यार से पेश आता है तो वह सब कुछ भूल जाती है। फिर आदित्य तो इतने सालों का प्यार था, उसके लिए वो भला क्यों ना भूले। आदित्य बाहर निकल अपने कार में बैठ जाता है, जहां वीर और रोहन और उसका वेट कर रहे थे। आदित्य बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर अपने और आलिया के बीच हुई किस को याद करने लगता है। मन में बोलता है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कोई काम अधूरा करूं, पर तुम्हारे आंखों में आंसू देख मुझे रुकना पड़ा। यह मुझे क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था। वह सिगरेट को जला अपने मुंह पर लगाने ही वाला था कि उसे आन्या का उस किस का एहसास हटाने की इच्छा नहीं हुई, और वह सिगरेट बाहर फेंक दिया। वीर उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। आदित्य वीर से बोलता है, वीर, मिसेज राजवंश के बारे में सारी डिटेल्स सर्च करवाओ। बचपन से लेकर अब तक की सारी डिटेल्स, वह डिटेल्स एक भी छूटी ना हो। और घर में एक फीमेल सर्वेंट को हायर करो। रोहन तो शॉक्ड होकर आदित्य को देख रहा था, पर वीर के चेहरे पर एक मुस्कान थी।
उधर बिस्तर पर लेटी आन्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह मन में कहती है, आदित्य मेरे पास और वह भी सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्कुराने लगती है। बिस्तर पर पलट सो जाती है। इस बात से अनजान उसकी एक एक हरकत कैमरे में आदित्य देख रहा था। आदित्य बोलता है, वीर जरा पता लगाना वह कौन लड़का है जिसे आन्या काफी समय से प्यार करती है। वीर और रोहन हमें सिर हिला देते हैं। उसका फोन रिंग होता है। उधर से फोन राका कुछ कहता है और बोलता है, बॉस वो इंडिया आ रहा है, उसे मैडम के बारे में पता चल चुका है। आदित्य मुस्कुराने लगता है। फोन कट कर देता है। उसकी मुस्कुराहट इस समय किसी की जानलेवा मुस्कुराहट लग रही थी और वह बोलता है, रानी सिर्फ राजा की होती है, सिर्फ और सिर्फ राजा की। यह बोल क्रीपी स्माइल करने लगा। तो क्या मोड़ लेकर आएगी आन्या और आदित्य की जिंदगी में? आदित्य अपने ऑफिस पहुंचता है तो सभी बैठ अपना पंचायती फैलाए बैठे थे। पता है उस सिंघानिया की बेटी मिस कियारा सिंघानिया आई हुई है। एक दूसरी लड़की बोलती है, अरे हाँ वो बॉस पर कितने दिनों से चांस मारने के पीछे पड़ी है, पर लगता है आज बॉस जरूर उसकी तरफ देखेंगे। तभी दूसरी लड़की बोली, क्यों ऐसा क्या हुआ है? वो लड़क बोली, इतनी सज धज के कोई आएगा तो ऐसा कौन सा मर्द होगा जो उसके ऊपर लड्डू ना हो। ये बोल हंसने लगती है। पीछे से एक गहरी मगर डरावनी आवाज आती है, अच्छा तो यहाँ पर काम नहीं किसी की पर्सनल आइडेंटिटी का काम होता है। उसका आवाज सुन सभी एकदम से खड़े हो जाते हैं। तभी वह आदमी चिल्लाकर बोलता है, अपने काम से काम मतलब रखो, दोबारा मुझे ये झुंड दिखा तो अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना। ये सब कहते हुए अपने केबिन में चला जाता है। सभी चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, बॉस आ गए। सभी तुरंत अपने अपने डेस्क पर जा काम करने लगते हैं। तभी आदित्य, रोहन और वीर तीनों दाखिल होते हैं। आदित्य अपने पर्सनल लिफ्ट से अपने फ्लोर पर केबिन की तरफ चला जाता है तो वही वीर अपना वर्क करने दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है। रोहन आदित्य के पीछे चला जाता है। आदित्य अपने केबिन में जा चेयर पर बैठता है तो रोहन अपना टैबलेट निकाल आदित्य को सारे शेड्यूल बताने लगता है। तभी आदित्य बोलता है, क्रूज के बारे में क्या खबर है? रोहन बताता है, सर हमारा शिप वहां से निकल चुका है, वो कल तक आ जाएगा। लेकिन उसके पीछे रोहन अपनी बात कंप्लीट कर पाता तभी आदित्य कहता है, अब जहां मिठास होगा वहां चींटियां तो आना स्वाभाविक है ना रोहन? ये बोल वह हंसने लगाता है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रोहन अपना टैबलेट जोर से पकड़ लेता है। तभी रोहन पूछता है, आप क्या करने वाले हैं बॉस? आदित्य चिल्लाकर होता है, गेट आउट। रोहन हिल जाता है और वह जाने लगता है। तभी आदित्य बोलता है, उसे मेरे कैबिन में भेजो, उसको भेजो। ये सुन रोहन को एक बार और डर लगने लगा। वह बिना कुछ बोले बाहर निकल जाता है। तभी कुछ देर बाद दूर नॉक होता है। अंदर से आदित्य, कम इन। अंदर एक लंबा चौड़ा पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति अंदर आता है। आदित्य उसे देख मुस्कुराते हुए बोलता है, राका। तो आइए जान लेते हैं राका के बारे में। राका का पूरा नाम आर्यन प्रताप। हमने आर्यन के बारे में जिक्र किया था। आदित्य के जितने भी माफिया वर्ल्ड का काम है वह राका ही संभालता है। यदि उसके बिजनेस वर्ल्ड में वीर उसका राइट हैंड है तो माफिया वर्ल्ड में लेफ्ट हैंड राका है। राका काफी लंबे चौड़े पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है जिसके चेहरे पर कई कट के निशान, 6 फुट हाइट, 8 पैक बॉडी, बाल काफी बड़े बड़े, गेहुआ रंग, चेहरे से काफी स्मार्ट, पर गुस्सा को देखे तो आदित्य की तरह ही डरावना। कुल मिलाकर आदित्य का कार्बन कॉपी लगता है। एक नंबर का अयास। यह अलग बात है कि उसने कभी भी आदित्य की तरह ही किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। जो अपनी मर्जी से आया उसी के साथ उसने अपनी रात बिताई। राका चेयर पर बैठते हुए बोला, बॉस उस सिंघानिया का क्या करना है? आदित्य उसे देखता है तो आर्यन बोलता है, क्यों इतना उसकी बेटी को तड़पा रहे हो तुम? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे पास ही भेज दो उसको। ये बोल वह हंसने लगता है। आदित्य उसे देखकर बोलता है, उसका मैटर तुम संभालो। राका बोलता है, वैसे सुना है भाभी काफी सुंदर है। आदित्य उसे अपनी जलती आंखों से देखता है तो राका अपनी बात संभालते हुए बोलता है, मेरा मतलब मेरी भाभी माँ। आर्यन उसे ध्यान से देख रहा था और बोलता है, ये वही है ना?
आदित्य उसे देख अपना सिर हाँ में हिलाता है, तो बोलता है तो क्या करने वाले हो इसके साथ। आदित्य बोलता है जिसका जैसा कर्म उसको वैसा फल तो मिलेगा ही ना। ये बोल वो खतरनाक हंसी हंसने लगता है। तभी आर्यन बोलता है, एक तरफ प्यार एक तरफ नफरत, कौन सा रिश्ता निभाओगे तुम। आदित्य बोलता है, जब नफरत बढ़ जाती है तो प्यार सिर्फ नाम का रह जाता है। राका आदित्य पर प्यार तो रहता है ना। आदित्य कुछ नहीं बोलता। आर्यन बात बदलते हुए कहता है, वैसे मेरे लिए कुछ काम। मुझे कब मिला रहे हो भाभी से, मुझे उसका फोटो तक तुमने नहीं दिखाया। आदित्य घर आकर मिल लेना। आर्यन कुछ नहीं कहता। तभी आर्यन का फोन बजता है, उसे उधर से कुछ कहा जाता है। आर्यन बोलता है, तड़पने दो उसे, जितना तड़पेगा उतना ही सुकून आएगा। आदित्य उसकी बात सुन समझ जाता है और मुस्कुराए लगता है। रोहन जो केबिन के अंदर बात सुनने का प्रयास कर रहा था, तभी राका की आवाज आती है। बेटा रोहन। रोहन उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ाते हुए दूर खोल अंदर गिर जाता है, क्योंकि राका की आवाज ही ऐसी थी कि अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाए। आदित्य उन दोनों को देख अपना सिर न में हिला देता है और अपना फाइल चेक करने लगता है। राका उठता है और रोहन को उठाते हुए उसके कंधे पर हाथ रख बोलता है, चल बेटा मुझे तुझसे कुछ काम है। रोहन बोलता है, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बॉस के लिए काम करता हूँ। अरे चलो तेरे बॉस की ऐसी की तैसी, ये बोल उसे खींचते हुए लेकर चला जाता है। आदित्य मुस्कुरा देता है। तो वहीं आन्या राजवंश विला में बैठे बैठे रघु का सिर खाए बैठी थी। रघु अपना काम कर रहा था और आन्या उसके पीछे लगी थी। रघु दे दो ना। रघु नहीं दीदी मैं नहीं दूंगा। सोफा टेबल पोंछने लगता है। तभी फिर से आन्या उसके सामने आकर बोलती है, दे दो ना रघु, देखो मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है ना। रघु बोलता है, दीदी क्यों आप मेरी नौकरी ले जाना चाहती हो। आन्या सिर्फ एक बार प्लीज समझो ना, कोई नहीं देख रहा है और वो खड़ूस बागड़ बिल्ला काली आंखों वाला चुड़ैल शाम को आएगा। रघु अपने मुंह पर हाथ रख बोलता है, क्या दीदी आपने किसको चुड़ैल बोला। मेरे घर में तो कोई चुड़ैल नहीं है और दीदी प्लीज आप ऐसा बात मत किया करो, मुझे डर लगता है भूतों से। अन्या उदास होकर अपना सिर पकड़ बैठ जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। रघु को ये देख अच्छा नहीं लगता है। वो किसी को मैसेज टाइप कर सेंड करता है। तभी कुछ देर बाद उस पर रिप्लाई आता है। उसे पढ़ने के बाद रघु खुश हो जाता है और आन्या के पास जा अपना मोबाइल सामने कर देता है और बोलता है, लीजिए अब बात कर लीजिए। आन्या छोटे बच्चों की तरह गुस्सा होकर, नहीं चाहिए मुझे अपना मोबाइल, अपने पास रखो। रघु उसके सामने से बोलता है, लो ना दीदी, क्यों, अब तुम्हारे बॉस तुमको नौकरी से नहीं निकालेंगे। आपके लिए दीदी एक रिस्क तो ले सकता हूँ ना, आप मेरी फ्रेंड हो ना। आयु उसकी तरफ देखती है, फिर मुस्कुरा कर रघु के गले लग जाती है। ये देख मोबाइल में हर चीज देख रहा आदित्य की भौहें तन जाती है और बोलता है, मैं बागड़ बिल्ला खड़ूस काली आंखों वाला चुड़ैल, नॉट बैड मिसेज राजवंश। जी हाँ, आप सब लोग सही समझे। रघु ने आदित्य को ही मैसेज किया था कि आन्या दीदी फोन मांग रही हैं। आदित्य ने जो कैमरे के जरिए आन्या की सारी हरकत देख रहा था, वह उसे हामी भर देता है फोन देने के लिए। आन्या फोन लेकर उस पर एक नंबर ट्राई करती है जो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वह एक और नंबर ट्राई करती है, तभी उस पर रिंग जाने लगता है। आयु के आंखों से पानी आने लगता है। वो बोलती है, फोन उठाओ मम्मा। तभी उधर से किसी की आवाज आती है, हेलो। आन्या अपने मुंह पर हाथ रख बोलती है, मम्मा। तभी उधर से कोई बोलता है, आन्या। आन्या बोलती है, मम्मा। तभी उधर सुधा जी अपना फोन स्पीकर पर कर देती हैं, क्योंकि उनके पास इस समय कैलाश जी और कीर्ति दोनों ही बैठे हुए थे। तभी आन्या बोलती है, मम्मी पापा कैसे हैं। कैलाश जी अपने बेटी की आवाज सुन तुरंत उससे फोन छीन बोलते हैं, अनु कैसा है मेरा बच्चा। आन्या अपने पापा की आवाज सुन बिलख बिलख कर रोने लगती है। तभी कैलाश जी बोलते हैं, क्या उस आदित्य ने तुझे टॉर्चर किया बेटा, इतना रो क्यों रही है। तभी आन्या अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, नहीं पापा, उन्होंने टॉर्चर नहीं किया, मुझे आप सब की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मुझे रोना आ गया।
तभी सुधा जी फोन लेते हुए बोलती हैं, बेटा आप ठीक तो हो ना? आन्या बोलती है, आप सबकी बिना मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ मम्मा। सुधा जी रुपए हम बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे बेटा, आप बस संयम रखें। आन्या हाँ में सिर हिलाती है। आन्या किट्टू कहाँ है? कीर्ति जो बगल में ही बैठी थी वह भी फोन ले रोते हुए बोलती है, दीदी आप ठीक हो ना? आन्या हाँ मैं ठीक हूँ, तू अपना ध्यान रखना और मम्मी पापा का भी ध्यान रखना। कीर्ति हाँ में सिर हिलाती है, फिर कुछ देर बातें करते हुए वह फोन रख देती है। फोन रखने के बाद आन्या बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, आई मिस यू माय फैमिली। आदित्य आन्या का इस तरह रोना देख गुस्सा बहुत आ रहा था और बोलता है, लगता है कुछ ज्यादा ही अपने फैमिली से अटैच हो। कुछ करना होगा, ये बोल उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। तो क्या करने वाला है आदित्य? क्या आदित्य आन्या की फैमिली को आन्या से मिलने देगा? और रॉका किस डील के बारे में बात कर रहा था? क्या आदित्य और आन्या के बीच सब अच्छा हो पाएगा? और रॉका किस प्यार और नफरत की बात कर रहा था? शाम का समय, राजवंश बिला का बेल बजता है। रघु उस समय बाहर मार्केट में सब्जी लाने गया था। आन्या जो आंगन में बैठी पॉट पर लगे डस्ट की सफाई कर रही थी, वो रघु को आवाज देने वाली होती है, तभी उसे याद आता है कि रघु बाहर गया है। वह साफ करने वाला कपड़ा वही पॉट के पास रख दूर खोलने चली जाती है। वह दूर खोलती है तो एक लड़की अंदर आती है। उस लड़की की उम्र यही करीब 20 साल रही होगी। गेहुआ रंग बालों की चोटी बनाए सूट पहनी हुई मीना काफी प्यारी लग रही थी। आन्या उसे ऊपर से नीचे देखते हुए पूछती है, कौन हो तुम? तो वह लड़की मीना बोलती है, मुझे यहाँ काम करने के लिए अपॉइंट किया गया है। आन्या उसे आंखें फाड़ देख रही थी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था इस घर में काम करने के लिए कोई आया गया है। आन्या खुद में ही बड़बड़ाती है, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये सब काम तो मेरे सर पर फोड़ा गया था। तभी वह अपने खुद के ख्यालों पर हाय तौबा तौबा करते हुए बोलती है। हाय मेरी काली जुबान, कभी भी कहीं भी बातें लग जाती है। आन्या को अपने में ही इस तरह बड़बड़ाना देख मीना बोलती है, अरे क्या हुआ आपको? तभी आन्या अपने होश में आती है और वह बोलती है, अंदर आओ। मीना अंदर आती है। चारों तरफ घर को देखते हुए बोलती है, यहाँ की मैडम कहाँ है? आन्या उसे घूर कर देखती है तो वह लड़की बोलती है, अरे जिसके लिए मुझे रखा गया है। तभी पीछे से रघु भी आ जाता है। रघु बोलता है, कौन हो तुम? तभी वह लड़की पीछे घूम रघु को देखती है तो देखती ही रह जाती है। अरे भाई रघु गोरा अंगारा लंबे पर्सनैलिटी वाला, टी शर्ट लोअर पहने, अपने कंधे पर गमछा लटकाए, हाथ में थैला लिए, कुल मिलाकर काफी प्यारा लग रहा था। मीना तो उसे ऊपर से नीचे देखते हुए, हाय क्या बंदा है। तभी रघु उसे घूर कर बोलता है, मैंने पूछा कौन हो तुम? तभी वह लड़की बोलती है, मुझे यहाँ के मैडम के लिए अपॉइंट किया गया है, मैं यहाँ पर उनकी हेल्प करूँगी, सारा काम करने में। तभी रघु थैला रखते हुए बोलता है, जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हारी मैडम है। मीना हकलाते हुए बोलती हैं, सॉरी मैडम मुझसे गलती हो गई। आन्या मुस्कुराती हुई बोलती है, कोई बात नहीं, और तुम मुझे मैडम नहीं, तुम मुझे दीदी बुला सकती हो। तुम्हारी एज क्या है? तो मीना बोलती है, मेरी एज 20 ईयर है। आन्या बोलती है, तुम्हें घर का सारा काम आता है? मीना हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है, हमें घर का सारा काम आता है। आन्या तो तुम यही रहने वाली हो? मीना बोलती है, हाँ मैडम मैं गांव से आई हुई हूँ और मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक खंडहर में किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी वहां पर एक गाड़ी रुकी और उसमें से 4 लोग बाहर निकले। चारों की पर्सनैलिटी अपने आप में ही बेहतरीन थी। अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि यह चारों कोई और नहीं, हमारे हीरो और हीरो के दोस्त ही थे। खंडहर में पहुंचे तो एक आदमी को उल्टा लटकाया गया था और कई बॉडीगार्ड्स वहां पर बैठे हुए थे। आदित्य और आदित्य के साथ आए हुए लोग को देख वहां पर बॉडीगार्ड खड़ा हो अपना सिर झुका लेते हैं। आदित्य वहां पहुंचता है तो एक बॉडीगार्ड वहां पर एक चेयर लाकर रख देता है, जिस पर आदित्य एक राजा की तरह बैठ जाता है। उसके बाद वह अपने जेब से एक सिगरेट निकाल अपने मुंह पर रखता है। एक बॉडीगार्ड आकर उसके सिगरेट को जला देता है।
आदित्य सिगरेट मुंह में ले धुआं उड़ा ले लगता है। उसके आसपास वीर, रखा और रोहन तीनों खड़े हो जाते हैं। सामने जो आदमी लटका हुआ था वह दर्द से तड़पते हुए बोलता है, आदित्य राजवंश, या तो तुम मुझे मार दे या तो मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, यदि तूने मुझे छोड़ा तो तेरी बची हुई पुश्त को भी मैं मिटा कर रख दूंगा। आदित्य अपनी चेयर से उठता है और अपने एक हाथ को आगे करता है तो एक बॉडीगार्ड उसको एक अल्कोहल का बोतल ला कर देता है। वो उसके पास जा बोलता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया ठाकुर। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा या तुझे छोड़ दूंगा? तू अपने जिंदगी के एक एक पल तड़पते हुए मरेगा, मरना चाहेगा तब भी तू नहीं मर पाएगा। ये कहा उस अल्कोहल के बोतल को उसके छिले हुए शरीर पर डाल देता है। उस खंडहर में उसकी चीख की आवाज गूंज जाती है। आदित्य उसके बालों को पकड़ते हुए कहता है, बहुत तूने छुपने की कोशिश की थी, आखिर मेरे हाथ तो लग ही गया ना। तभी वह आदमी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अभी भी तू बच्चा ही है रे। तुझे क्या लग रहा है मुझे तड़पा कर तू सारा साम्राज्य खत्म कर देगा? अरे उस साम्राज्य का मैं एक सिर्फ प्याला हूँ जिसे तुम मारकर भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे तेरा एक बार साम्राज्य हम सभी ने तोड़ा था, वैसे ही एक बार फिर वह आकर तेरा तोड़ेंगे। और सबसे पहले तो वह तेरी रानी को कैद करेगा। रानी की बात सुनते ही आदित्य जोर से उसके बालों को खींचते हुए बोलता है, जो मुझ तक नहीं पहुंच पाया वह मेरे रानी तक क्या पहुंच पाएगा? वह आदमी दर्द से बिलबिला रहा था, उसके मुंह से खून के फब्बारे आने लगी। फिर भी वह बोलता है, तुझे पता है तू कुछ भी कर ले पर तू उसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मैं तुझे कुछ बताने वाला नहीं हूँ। और तेरी प्यारी सी चीज उसके पास है और तू उसे कभी नहीं छोड़ा पाएगा। ये बात सुन आर्यन, वीर और रोहन का भी खून खौल उठता है। ये सुनते ही आदित्य का खून खौल उठता है। वह साइड में पड़े चाकू को जोर जोर से उस आदमी के शरीर में घोंपने लगता है। उस आदमी के 2-4 चीख के बाद अपना दम तोड़ देता है। लेकिन आदित्य उसे तब तक मारता रहता है जब तक कि उसके शरीर में लगी आग कुछ हद तक कम नहीं होती है। तभी राका वीर को कुछ इशारा करता है उसके, तो वीर उसके पास जा उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, आदि। आदित्य उसकी तरफ घूर कर देखता है। उसकी जलती हुई आंखों से वीर भी डर जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर बोलता है, शांत हो जा, हम ढूंढ लेंगे उसे, वह मर गया है। आदित्य अपने चाकू को फेंक देता है। आदित्य इस समय इतना भयानक लग रहा था कि कोई नॉर्मल आदमी देखकर ही अपना दम तोड़ दे। आदित्य वहां से बाहर निकल जाता है, उसी के पीछे सब बाहर निकल जाते हैं। रात के 11 बजे राजवंश विला सभी घर में आते हैं। आदित्य अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसे अपने रूम की तरफ जाते देख वीर बस मन में एक ही बात कहता है, हे भगवान, आन्या के साथ कुछ गलत ना हो। सभी बिना कुछ कहे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आदित्य सीधे अपने रूम में आता है और बाथरूम में चला जाता है। फ्रेश होकर बाहर आता है तो उसकी नज़र आन्या पर पड़ती है, जो बेफिक्र होकर सो रही थी। उसे देख उसे कुछ याद आने लगता है, जिसे सोच भी उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। तभी कुछ हलचल से आन्या की आंखें खुल जाती है। शायद वो पूरी तरीके से सोई ही नहीं थी, क्योंकि वह आदित्य का इंतजार कर रही थी। वह अपनी आंखें खोल आदित्य को देखती है तो खुशी में बैठ जाती है और बोलती है, आदित्य, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने हमारी हेल्प के लिए घर में एक मेड रखा है। ये बोल खुशी में उसके पास जाती है, पर वो भूल हो जाती है कि जितना ही उसके पास जा रही है, आदित्य की आंखें गुस्से में लाल होती जा रही हैं। आदित्य के पास जा पाती आदित्य उसे गुस्से में दूर धकेल देता है। आन्या, जो उसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, वह एकदम से पीछे जा दीवार से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। उसके सिर से खून बहने लगता है। आन्या को इतनी जोर से लगी उसे कुछ समझ में ही नहीं आया और वह रोते हुए बोलती है, आदित्य। आदित्य उसके पास जाता है और उसके बाल को पीछे से पकड़ खींचते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे साहब कह के बुलाया करो, मैं तुम्हारा कोई आदित्य नहीं हूँ। तुम सिर्फ मेरी एक नाम की बीवी रहोगी, लेकिन रहोगी मेरी एक रखैल। आन्या दर्द में भी गुस्से में उसे दूर धकेल देती है और बोलती है, अपनी जबान संभाल कर बात करो।
आदित्य को उसके धकेलने से उसका गुस्सा चढ़ जाता है। वो पहले से ऑलरेडी बहुत गुस्से में था और वह जाकर आन्या को जोर से एक थप्पड़ मारता है, जिससे आन्या फिर से नीचे गिर जाती है। आदित्य इस समय एकदम अपने होशो हवास में नहीं था, शायद उस खंडहर की बातें उसके दिमाग में घूम रहे थे। आन्या उसके मारने से जमीन पर गिर जाती है। आदित्य उसके पास जा उसके गालों को दबाते हुए बोलता है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आन्या रोते हुए बोलती है, मेरी गलती बताओ, आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? और यह कौन सी अपनी मर्दानगी दिखाने का तरीका है? तुम मुझ पर हाथ उठा अपने आप को मर्द साबित करते हो। आलिया की इस तरह से बोलने पर आदित्य का गुस्सा अपने आप ही में नहीं रहता। वह आन्या को खींचते हुए बिस्तर पर धक्का दे देता है और बोलता है, मैं बताता हूँ कि मर्द क्या होता है। ये बोल वह बिना कोई देरी किए आने के ऊपर चढ़ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके होठों को ले अपने होठों में किस करने लगता है। आन्या जो पहले से ही काफी चोट लग चुका था, वह रोने चिल्लाने लगती है। आदित्य नहीं मानता। आदित्य उसके साथ जानवरों की तरह पेश आ रहा था। वह आन्या के पूरे शरीर को काट रहा था। धीरे धीरे वह आन्या के कपड़ों को फाड़ देता है और उसके गर्दन को चूमने लगता है। धीरे धीरे आन्या के सारे कपड़े उतार देता है। आन्या जोर जोर से चीखती चिल्लाती रह गई, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आदित्य का रूम साउंड प्रूफ था। आदित्य एक जानवर की तरह पेश आ रहा था। वह कभी उसके होठों को काट रहा था, तो कभी उसके गर्दन को, तो कभी उसके सीने को। ऐसा लग रहा था कि आदित्य अपने गुस्से के आगे होश में ही नहीं है। आदित्य अपने कपड़े उतारता है और आन्या की बिना कोई परवाह किए उसके अंदर एंटर हो जाता है। आन्या अपने साथ यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि यह उसका फर्स्ट टाइम था, और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर आदित्य नहीं रुकता। आदित्य आन्या के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। उस रूम में आन्या की सिर्फ चिल्लाने, रोने की और छोड़ देने की गुहार सुनाई दे रही थी, लेकिन आदित्य नहीं रुकता। आखिर में आन्या बेहोश हो जाती है। आदित्य 2 से 3 घंटे बाद फ्री होकर आन्या के ऊपर ही सो जाता है। सुबह का समय आदित्य का रूम। आदित्य का फोन बजता है तो वह इग्नोर कर सो जाता है, लेकिन लगातार फोन बजने की वजह से वह हाथ से टटोलते हुए फोन को रिसीव कर बोलता है, हेलो। तभी उधर से वीर की आवाज आती है, आदित्य दिन के 11 बजे बज गए हैं, हम तुझे कितना कॉल कर रहे हैं, कब उठकर आएगा और आन्या कहाँ पर है? आदित्य को तो पहले कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आनीस का नाम समझ में आता है, वह अचानक से उसे रात की बात याद आने लगती है। तभी वह अपनी झटके से आंखें खोल देता है। वह सामने का नजारा देखता है तो एकदम से सहम जाता है और उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। उसके मुंह से हल्की सी एक चीख निकल जाती है। वेद जो कॉल पर ही था, वह उसकी चीख सुन घबरा जाता है। आदित्य, जिसने न जाने कितने लोगों को मारा था, न जाने कितनों को इन हाथों से तड़पाया था, लेकिन वह सामने का नजारा देख उसकी रूह कांप जाती है। वह सामने का नजारा देखता है तो आन्या जिंदा लाश बनी बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी, शायद वह बेहोश थी। उसके शरीर बदन पर इस समय एक भी कपड़ा नहीं था। उसके पूरे शरीर के चिथड़े उड़े थे, पूरे शरीर पर काटने के निशान थे। उसके होठों से खून बह सूख चुका था। उसके सिर से काफी ब्लड निकल चुका था, जो पूरे बिस्तर पर रंग गया था। उसके निचले पार्ट से काफी ब्लीडिंग हो रही थी। सीने पर लाल और काटने के निशान थे, कई कई जगह से हल्के हल्के खून जमे हुए थे। उसका पूरा चेहरा काटने से दाग बन चुका था। इस समय आन्या को कोई भी देखता तो उसकी रूह कांप जाती। आदित्य उसे देखते हुए अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, ये सब मैं नहीं किया है। ये बोल उसके आंखों से एक बूंद आंसू बह जाता है। वो अपने सिर के बाल पकड़ लेता है और उसे नोचते हुए बोलता है, हाँ। तभी उसे एहसास होता है कि आन्या तो ऐसे ही पड़ी हुई है। दौड़कर जाते हुए आन्या की सांसें चेक करने लगता है तो दिखता है उसकी सांसें एकदम धीमी हो चुकी थी। आदित्य एकदम से ठंडा पड़ जाता है और वह वही धम्म से बैठ जाता है। तभी गेट पर खटखटाने की आवाज आती है। वह अपने होश में आता है
वो तुरंत अपना लोअर पहन आन्या को ढकते हुए दौड़कर दूर खोलता है तो सामने वीर खड़ा था। आदित्य को इस तरह देख बोला, क्या हुआ, तू चिल्लाया क्यों? तभी आदित्य वो वीर वो क्या कर रहा है? तभी उसकी नज़र आन्या पर पड़ती है और वह सामने का नज़ारा देख शॉक्ड हो जाता है। भले ही आदित्य में आन्या के शरीर को ढक दिया था, पर उसका बुरी तरीके से जख्मी चेहरा साफ दिख रहा था और वीर को समझने में देर नहीं लगी कि आन्या के साथ क्या हुआ है। वीर आदित्य का गला पकड़ते हुए बोला, क्या किया है तूने उसके साथ? कॉल द डॉक्टर। वीर यह कह वीर आदित्य का हाथ एक झटके में अपने गले से हटा देता है। वीर भी गुस्से में बोलता है, कर दिया अपनी भड़ास पूरी, गुस्सा उतार लिया अपनी उस पर। मुझे कल रात से ही सोच कर दर्द हो रहा था, कहीं तो अन्ना के साथ कुछ गलत ना करें। आदित्य भले ही कहीं का राजा हो, भले ही वो इतने बड़े अंपायर का मालिक हो, उससे लोग थर थर कांपते हो क्योंकि वह एक माफिया था, लेकिन आदित्य की कमजोरी उसके सिर्फ दोस्त और अपने थे। वह घर पर एक नॉर्मल इंसान ही रहता था। तभी इन दोनों की तेज आवाज सुन घर में रोहन, रघु और मीना तीनों दौड़कर ऊपर आते हैं। आर्यन तो अपने किसी काम से सुबह ही चला गया था। सभी को आते देख आदित्य गुस्से में कहता है, वहीं रुक जाओ। सब के सब वहीं रुक जाते हैं। वो मीना को अंदर जाने का इशारा करता है। फिर मीना अंदर जाती है और अंदर की हालत देख वो जोर से चिल्ला देती हैं। कोई भी आन्या की इस हालत को देख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह दौड़कर आन्या के पास चली जाती है। तभी आदित्य बोलता है, रावी को बुलाओ। वीर तुरंत रावी को कॉल करता है। कुछ देर बाद ही रावी भागते हुए आती है क्योंकि रावी को बहुत इमरजेंसी में बुलाया गया था। रावी जान गई थी कुछ जरूरी ही बात है। तभी वह देखती है आदित्य के रूम के बाहर भीड़ लगी है। वह जाते हुए बोलती है, क्या हुआ है, क्यों मुझे इतना इमरजेंसी में बुलाने की वजह? वीर के आंखों में इस समय आंसू था। वह रावी को इशारा कर अंदर जाने के लिए कहता है। रावी को मामला कुछ गंभीर लगता है और वह बिना कुछ कहे अंदर जाती है और अंदर का नज़ारा देख उसके पैर वहीं जम जाते हैं। आदित्य बाहर जा सोफे पर अपना सिर पकड़ बैठ जाता है। रावी अपने डॉक्टर के अवतार में आते हुए अपने आप को मजबूत कर आन्या के पास जाती है और वह मीना से दरवाजा लॉक करने के लिए कहती है। मीना इस समय बिलख बिलख कर रो रही थी। रावी आन्या के पास जा उसके शरीर से चादर हटाती है तो वह उसके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। भाई, एक लड़की का दर्द एक लड़की ही जान सकती है। वह तुरंत उसके नब्ज चेक करने लगी। आन्या की सांसें बहुत ही धीमी चल रही थी। वह तुरंत उसे एक इंजेक्शन देती है और आन्या को ढककर दरवाजा खोल बाहर आती है। उसके बाहर आते ही सब उसे देखने लगते हैं। वह अपने आंसू भरी आंखों से आदित्य के पास जाती है। आदित्य उठकर खड़ा होता है और पूछता है, कैसी है? रावी खींचकर आदित्य को एक थप्पड़ मारती है जिससे आदित्य झुक जाता है। आदित्य गुस्से में तिल मिलाकर कुछ कह नहीं जाता है। रावी दोबारा उसे खींचकर एक और थप्पड़ मार देती है। रोहन वहां बाकी सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, पर वीर कुछ नहीं बोलता। वह अपनी लाल आंखों से आदित्य को देख रहा था। रावी रोते हुए बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आदित्य बोलता है, बीवी है वह मेरी। रावी एक पल के लिए सुन हैरान हो गई, पर अगले ही पल वह बोली, बीवी है तो क्या राइट्स हो गए तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती करने का? तुमने उसका रेप किया है, यह उसका फर्स्ट टाइम था। तुम्हें उसे माइंडली और फिजिकली कमजोर कर दिया है। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं, मैं उसे नहीं बचा सकती। ये सुन आदित्य गुस्से में बगल में रखे पॉट को खींच के सामने वाले दूर पर मार बोलता है, तुम्हें उसे बचाना होगा किसी भी कीमत पर। मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। रावी उसका ये रूप देख एकदम से डर जाती है। बोलती है, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले चलो। आदित्य बोलता है, नहीं, वह हॉस्पिटल नहीं जाएगी। कुछ भी करो, कुछ भी लाओ, उसको यहाँ पर ठीक करो। कुछ घंटे बाद कुछ लेडीज डॉक्टर राजवंश विला आलिया का चेकअप करती हैं और उसे ब्लड वगैरह चढ़ाया जाता है। काफी देर के बाद मिसेज सिंह बाहर आती है जो काफी बड़ी डॉक्टर थी। वह आकर आदित्य से कहती हैं, ये जिसने भी किया है वह एक हैवान है। ये लड़की वर्जन थी, इसे काफी बुरी तरीके से उसका रेप किया गया है।
मैंने कुछ जगह टाका चला दिया है। ब्लड भी चढ़ रहा है। कुछ घंटे बाद हो सकता है इन्हें होश जाए, पर एक बात का ख्याल रखा जाए कि फिजिकली के साथ साथ माइंडली भी वीक हो चुकी हैं, तो इन्हें प्यार की ज़रूरत है, नहीं तो इन्हें दिमाग की तौर पर ट्रॉमा हो सकती हैं। कुछ घंटे बाद आन्या को धीरे धीरे होश आता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, ऊपर सीलिंग को घूरने लगती है। पहले तो उसे समझ नहीं आता, वह जैसे ही हिलने को होती है उसको एक दर्द की लहर शरीर में उठ हो जाती है और उसके मुंह से एक आह की आवाज निकल आती है। उसकी साइड में बैठी रावी उसके पास आती है, बोलती है, आन्या आप ठीक है? आन्या की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। रावी उसके पास जा बैठती है और उसका सर सहलाने लगती है। आन्या रोते हुए बोलती है, बहुत दर्द हो रहा है। रावी कहाँ दर्द हो रहा है? आन्या पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। नीचे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और आंख से आंसू निकलने लगते हैं। रावी की भी आंखें भर जाती हैं। प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, वह बिलख बिलख कर रोने लगती है। आदित्य और वीर दोनों ही डोर पर खड़े देख रहे थे। आदित्य के हाथों की मुठियां कसी हुई थी। वह आन्या को इस हाल में नहीं देख पा रहा था, फिर भी उसके चेहरे से कुछ भी बयां नहीं हो रहा था। वीर उसे खींचते हुए बाहर लाया और बोला, यह क्या कर दिया तूने आदित्य? एक मासूम से उसकी मासूमियत को छीन लिया। अरे वह लड़की तो खुद तेरे जबरदस्ती शादी करने के बाद भी तुझे अपना पति मानती थी। अरे उसके साथ कुछ करना था, एक अच्छे पति की हैसियत से करते, इतनी हैवानियत दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आदित्य गुस्से में, हम दोनों पति पत्नी के मैटर में तुम ना ही बोलो तो अच्छा है, ये बोल वह वहां से चला जाता है। उसे जाते हुए देख वीर बोलता है, भले ही तुम ये दिखाने की कोशिश करो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा फर्क तुम्हें ही पड़ रहा है। जिस बच्ची को तूने अपने हाथ में खिलाया हो, जिस बच्ची को खोजने के लिए तूने दिन रात एक कर दी हो, भले ही तेरे प्यार पर नफरत की दीवार चढ़ी हुई हो, पर फिर भी तू कभी उसे कष्ट में नहीं देख सकता। आगे का नेक्स्ट चैप्टर में लिखते लिखते मेरे शरीर में एक कष्ट उभर आया, तो मैंने लिखना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। यार रियली में ऐसा होता है दुनिया में, लड़की के साथ तो कितनी तकलीफ होती है। लड़कियों को ये सिर्फ हम जैसी लड़कियां ही जान सकती हैं। शाम का समय, राजवंश विला। आन्या बिस्तर पर लेटी एकटक खिड़की की तरफ देख रही थी, जो उसकी साइड में एक बड़ी सी बालकनी की तरफ लगी था, उसी को लगातार देखी जा रही थी। मीना ने कितनी बार अंदर उसके लिए सूप लेकर आई, उससे बात करना चाही, लेकिन आन्या ने किसी से बात नहीं की। उसने अभी तक ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था। वह वैसे ही बिस्तर पर पड़ी थी। तभी नीचे वीर मीना से पूछता है, मीना आन्या ने कुछ खाना खाया? मीना ना में सिर हिला देती है और किचन में चली जाती है। वीर एक गहरी सांस ले किचन में जाता है और ट्रे में स्टू सूप और जूस निकाल आन्या के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वीर देखता है आन्या का कमरा खुला था, वह उस रूम में जाता है। ट्रे एक साइड रख आन्या के पास जा उसके सिर पर हाथ रख बोलता है, आन्या। आन्या जो अपने ही ख्यालों में खोई थी, वह किसी आदमी का स्पर्श पा वह सहम जाती है। वह डर कर उठकर बैठ जाती है। उसके ऐसे बैठने से उसके शरीर में एक बार फिर से दर्द उठ जाता है और उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। वह डरकर पीछे हो जाती है। वीर जो आन्या की हरकत देख रहा था, उसके अंदर बहुत तकलीफ होने लगती है। वीर कुछ बोलना ही चाहा था कि आन्या ने उससे कहा, दूर रहो मुझसे। वीर बोलता है, आन्या मेरी बात सुनो। आन्या फिर से चिल्लाकर कहती है, दूर रहो मुझसे, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। उसकी यह हालत देख वीर के आंखों में फिर से आंसू आने लगता है। वो कुछ बोलना ही चाहा था कि आन्या ने गुस्से में बगल में पड़े लैंप को खींचकर वीर को मारती है। वीर जो उसके एक्शन देख समझ गया था, वह नीचे झुक तो जाता है, पर उसके कंधे से होते हुए वह लैंप दूर जा गिरता है। पर वीर के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। वह आन्या को शांत करते हुए बोलता है, आन्या पहले शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो।
आन्या, दूर रहना मुझसे, मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहना, दूर हटो, मेरे पास मत आओ। और चीख कर रोने लगती है। तभी वीर जोर से मीना को बुलाता है। मीना, मीना। मीना जो पानी लेकर सीढ़ियों से आई रही थी, वीर की आवाज सुन दौड़ते हुए ऊपर आती है। बोलती, क्या हुआ भैया? तो वह सामने देखती है तो अन्या एकदम सहमी सी बेड के कोने पर बैठ बस चिल्लाए जा रही थी। मीना समझ जाती है और वह दौड़कर आन्या के पास जाती है और बोलती है, दीदी दीदी। आन्या को उससे भी डर लगती है। तभी मीना किसी तरह से पकड़कर बोलती, दीदी मेरी तरफ देखो। लेकिन आन्या उसकी तरफ नहीं देखती है और बस चिल्लाए जा रही थी, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मुझे छोड़ दो। चिल्लाते चिल्लाते ही कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। वीर जो उसकी यह हालत देख नहीं पा रहा था, वह पास में पड़े ग्लास को गुस्से में जोर से पटक देता है और बोलता है, आदित्य मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये बोल वह बाहर निकल जाता है। आदित्य जो कि एक अंधेरे कमरे में बैठा था, वह सामने रखी फोन पर आन्या की सारी वीडियो लाइव चल रही थी। वह न जाने कब से आन्या को अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखें बंद हो गई थी। आन्या की चीखें सुनकर उसके आंखों से एक कतरा आंसू निकल जाता है। वह अपने हाथ में पकड़े शराब की ग्लास पर मजबूती कर देता है और ग्लास चकनाचूर होकर उसके हाथों में धंस जाती है और ब्लड निकलने लगता है। वह सामने को देखते हुए बोलता है, मैंने नहीं सोचा था मैसेज राजवंश आप इतनी कमजोर होंगी। अभी तो सारा दर्द झेलना बाकी है। ये कह उसके आंखों से एक कतरा आंसू निकल जाता है। ये कैसी नफरत थी जो उसके दर्द से भी बहुत दर्द हो रहा था, जो शायद कई गुना दर्द झेल रहा था। उसके बावजूद वो उसे कष्ट देने के बारे में सोच रहा था। ये कैसा प्रेम था जो नफरत के अंदर इस कदर दब गई थी, जिसका दर्द दिल में चुभने के बाद भी उसको दर्द देने का सोच रहा था। उसी अंधेरे कमरे का लाइट्स ऑन करता है तो उस कमरे में बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी, कहीं किसी बच्चे की तो कहीं किसी बड़े की, कहीं किसी एक फैमिली की फोटो, कहीं कुछ भी। वह सारे फोटो पर हाथ फेरते हुए एक बड़ी सी फोटो के पास जाता है जिस पर 2 बच्चियों की फोटो लगी थी। उस एक बच्ची के फोटो पर हाथ फेरते हुए बोलता है, आज मेरी एक गलती की वजह से और किसी की लापरवाही से तुम मेरे पास नहीं है। पता नहीं किस हालत में किस तरीके से तुम्हें रखा गया होगा। तुम उनकी आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और इसी की वजह से मेरे से इतना गलत हो गया। फिर दूसरी बच्ची के ऊपर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुमसे सॉरी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना तो जान गया हूं कि गलती तुम्हारी नहीं थी। तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, पर जो गलती की है उसकी सजा तो मिलनी थी ना, तो यही सजा सही। अब गलती भी तो तुमने बहुत बड़ी की थी। इस समय उसके हाथ में चोट लगने से फर्श पर लगातार खून टपक रहा था। आदित्य जाकर अपने बड़े से चेयर पर बैठ किसी को कॉल लगाता है और बोलता है, पता चला। उधर से आवाज आती है, जी बॉस, सब कुछ पता चल गया है। फिर थोड़ा रुककर उधर का आदमी जो कि राका था, वह बोलता है, और एक बड़ी खबर, वह इंडिया आ चुका है। आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद कुछ देर बाद वह बोलता है, सामान कहाँ तक पहुँचा? और सब रेडी है। राका बोलता है, सिर्फ अटैक बाकी है। आदित्य, प्लान भी रेडी करो। उधर से यस बॉस बोल कॉल कट हो जाता है। आदित्य अपने कुर्सी पर लीन हो बोलता है, मेरे ही राज्य में घुसकर मेरे पर ही राज करना चाहते हो, पर शायद तुम भूल गए शेर अपने गुफा में किसी को नहीं आने देता। किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। आदित्य मुस्कुराने लगता है, फिर अपने आईपैड में आन्या को देखते हुए, जहां रावी उसका चेकअप कर रही थी, वह बोलता है, बहुत हो गया मैसेज राजवंश, ये रोना धोना, ना खाना ना पीना, ये सब ज्यादा देर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको ये सब भूलना होगा। पर शायद आदित्य भी कहीं न कहीं जानता था, जितना जिद्दी वह है शायद उससे भी ज्यादा जिद्दी पैनान्या में भरा था, और यह बात वो जानता था। फिर वह पूरा ग्लास वाइन का शराब गटक बाहर निकल जाता है। कपूर विला। साक्षी जी किसी को लगातार कॉल कर रही थी, पर वह कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। दरअसल जिस कॉल से आन्या का फोन आया था, उसी पर लगातार सुधा जी कॉल कर रही थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। सुधा जी एकदम परेशान हो गई थी। आखिर में वह सोफे पर बैठ गुस्से में मोबाइल बगल में रख देती है। तभी आलोक जी बोलते हैं, जरूर उस कमीने ने ही उसे बात नहीं करने दे रहा होगा।
पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी, मुझे उस पर एक रत्ती भरोसा नहीं है। सुधा जी अपना सिर पकड़े बैठी थी। वह बोलती है, मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ सोच वह अपने मोबाइल पर एक मैसेज टाइप करती हैं और फिर फ़ोन रख देती हैं। शाम 7 बजे आदित्य इस समय रावी के केबिन में बैठा था। रावी उसे एकटक घूर रही थी। आदित्य खिसियाते हुए बोलता है, अब बोलोगी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसकी इतनी तेज आवाज़ सुन बगल में खड़ी नस जो आदित्य के हाथ की ड्रेसिंग कर रही थी वह डर जाती है। पहले ही आदित्य को देख सहमी हुई थी। रावी गुस्से में बोलती है, मुझसे इतनी तेज आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ सुधारना है तो अपनी गलती सुधारो। आदित्य जोर से अपनी ड्रेसिंग कर चुकी हाथ को खींच लेता है। इशारे से बाहर जाने के लिए कहता है। सुबह 900 की स्पीड से भागती है। आदित्य बोलता है, कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तुम्हारी और हाथ भी। रावी कुछ नहीं बोलती और उसकी बातों को इग्नोर कर बोलती है, देखो आन्या का खाना पीना जरूरी है, अगर वह ऐसे नहीं खाएगी तो उसकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी और दवा का कोई असर नहीं होगा। और उसे शांत करो, उसे खुशी का माहौल दो। जो तूने अपनी इतनी घिनौनी हरकत की है ना, हो सके तो उसको उससे माफ़ी मांगो, शायद हो तुम्हें माफ़ कर दे। आदित्य उसे घूरे जा रहा था। रावी बोलती है, यह मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने आन्या को इन 1-2 दिनों में जो देखा उससे इतना ही समझ पाई थी, या ऐसी वैसी लड़की नहीं है। काफ़ी जिद्दी किस्म की लड़की है, जितनी भी चंचल है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है। उसकी यह बात सुन आदित्य स्माइल करने लगता है। उसकी स्माइल कोई देख नहीं पाता, उसे कुछ समझाती है। उसके बाद आदित्य वहाँ से उठते हुए बोलता है, दोबारा से मुझे किसी फालतू चीज़ के लिए मत बुलाना। ये कह उठ जाने लगता है। तभी रावी का पति मोहन आता है। आदित्य को देख वह मुस्कुराता है, लेकिन उसकी गुस्से भरी आंख देख वह बेचारा खिसियते हुए बोलता है, क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है? तभी आदित्य उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो वह अपनी 2 कदम पीछे हो जाता है। आदित्य उसे वार्निंग भरे लहजे में बोलता है, जरा अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो, इसकी जबान और उसकी हाथ दोनों बहुत ज्यादा चलने लगी है। ये कह वह बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते हैं मोहन होश में आता है और रावी को देखते हुए बोलता है, अरे यार तू क्यों उससे लगती हो? एक दिन वो तेरा जान ले लेगा। रावी उसके बातों को इग्नोर कर अपना काम करते हुए बोलती है, तुम डरपोक हो, मैं नहीं। ये कह वह अपना काम करने लगती है। मोहन बोलता है, मैं डरपोक? तभी रावी, इसलिए उसकी एक नज़र देखने से तुम्हारी हालत पतली हो गई है। तभी मोहन कहता है, बस बस कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई अपने पति की, जरा अपना काम करो और आज जल्दी घर निकलना है। रवि भी अपना फाइल बंद करते हुए अपना पर्स लेती है और उसके साथ निकल जाती है। रात के 9 बजे आदित्य अपने घर पर आता है। वह अपने रूम में जाता है तो पीछे से मीना डरते हुए बोलती है, भैया दीदी ने खाना नहीं खाया है। आदित्य कुछ नहीं कहता, बस बोलता है, खाना ऊपर लेकर आओ। आदित्य ऊपर रूम में जाता है तो देखता है आन्या बैठी हुई उसी खिड़की की तरफ देख रही थी जो इस समय बाहर अंधेरा छाया हुआ था। आदित्य अंदर आता है। आदित्य की आहट आन्या को जैसे ही महसूस होती है, वह कसकर अपनी बेडशीट को पकड़ लेती है और अपनी आंखें मीच लेती है। आदित्य जो अपने रूम में जाता है तो देखता है आन्या एकटक उसी खिड़की को देख रही थी जहां इस समय अंधेरा छाया हुआ था। आदित्य अंदर आता है तो आन्या भी उसकी आहट महसूस हो जाती है और उसके अंदर डर समा जाता है। उसने अभी तक जो अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन उसे सारी मंजर याद आने लगती है। वह डरकर अपने आप में सिकुड़ जाती है और अपने आप को अपने में ही समेटने लगती है। आदित्य जो आन्या की हर हरकत को देख रहा था, वह अंदर बाथरूम में चला जाता है। उसके बाथरूम में जाते ही आन्या वहां से कंबल उठा अपने आप को ढक लेती है और कँपने लगती है। शायद कहीं ना कहीं वह भी जानती थी कि वह दूसरों को तो दूर भगा कर सकती थी, लेकिन जिसने उसे कैद करके लाया है वह उससे कैसे छुटकारा पाए। आन्या एक पढ़ी लिखी और एक समझदार लड़की थी। परिवार के लाड प्यार ने भले ही उसके अंदर बचपना भरा था, शायद उसकी समझदारी ही थी कि वह जबरदस्ती की हुई शादी को भी अपनाने को तैयार थी, लेकिन उसके साथ हुई इस हादसे को चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी।
कुछ देर बाद दूर खटखटाने की आवाज आती है। आदित्य बाथरूम से बाहर आता है, देखता है आन्या अपने आप को बिस्तर में कवर कर बैठी है। वो उसे देख दूर के पास चला जाता है। आदित्य को देख उसके भाव कुछ समझ नहीं आती कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो दूर खोलता है तो मीना खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। मीना खाने की थाली लिए अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। आदित्य दूर लॉक कर देता है। मीना मायूसी से अपना सर लिए चली जाती हैं। आदित्य खाना बेड पर रख अन्या से बोलता है, चलो उठो, बहुत हो गया। अन्या अपने आप को कसकर पकड़ी थी और एक टक जमीन को घूर रही थी। तभी आदित्य थोड़े कड़क और गुस्से भरे लहजे में बोलता है, मिसेज राजवंश, बहुत हो गया। आदित्य की इतनी गुस्से भरी आवाज सुन अन्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं। आदित्य को अब इरिटेशन होने लगी थी। शायद उसे इतना पैम्पर करना किसी को नहीं आता था। वह अन्या के पास जा उसका कंबल खींच कर फेंक देता है। अन्या रोने लगती है। आदित्य एक बार पूरा उसे ऊपर से नीचे देखता है, फिर आंखें बंद कर गहरी सांस ले बोलता है, चलो डिनर करो। अन्या हिम्मत कर ना में सिर हिलाती है। आदित्य फिर से बोलता है, तुम्हें मेडिसिन खानी है, डिनर करो। अन्या को भी धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। वह जिद्दी में झल्ला कर जोर से बोलती है, मैंने भी बोला मुझे नहीं खाना। आदित्य का सब्र जवाब दे गया था। वो गुस्से में तिल मिलाते हुए अन्या के पास जाता है और उसके जबड़े को जोर से पकड़ते हुए बोलता है, लगता है अपनी औकात भूल गई हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऊंची आवाज वाले पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारा मेरी बात ना मानना तुम्हारे उस सो कॉल्ड परिवार वालों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तभी अन्या उसकी आंखों में देख, मैं आपसे डरती नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी। आदित्य अन्या का गला पकड़ बोलता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे खाना नहीं खाती हो। ये बोल अपना मोबाइल ले उसमें एक वीडियो दिखाने लगता है जिसमें उसकी बहन अपने रूम में सोई थी। खिड़की खुला था और कोई उसके ऊपर रेड लाइट पड़ रही थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि उसके ऊपर गन पॉइंट की गई है। ये देखते ही अन्या घबराने लगती है और उससे मोबाइल छीनते हुए बोलती है, यह आप क्या कर रहे हो? आदित्य मुस्कुराते हुए, शायद तुमने मुझे हल्के में जो ले लिया था। आदित्य उसके कान के पास जा बोलता है, अब सोचो यदि मेरे एक इशारे पर इसके सिर की खोपड़ी उड़ जाए तो, या फिर हो सकता है जो उसके रूम में मौजूद है। सोचो बहुत कुछ हो सकता है। अन्या गुस्से में चिल्लाते हुए, आप इतने घटिया हो सकते हो, मुझे नहीं पता था। इतनी गिरी हुई हरकत मेरे साथ करके आपको चैन नहीं मिला जो अब आप मेरे परिवार वाले को अपना निशाना बना रहे हैं। आप सच में एक नामर्द हो। आदित्य उसे पीछे से बालों से पकड़ते हुए बोला, मैं कितना मर्द हूँ और कितना नामर्द वह तुम्हें कल रात ही पता चल गया होगा, इसलिए मुझे ये डिफेंड करने की नहीं जरूरत है कि मैं मर्द हूँ या नहीं। ये बोल वह थाली से रोटी का कवर लेते हुए उसके मुंह में जबरदस्ती डाल देता है। अन्या के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ना चाहते हुए उसे चबाने लगती है। उसके होठों में इतना दर्द था कि उसे खाने में भी तकलीफ हो रही थी। वह बोलती है, मैंने जिंदगी में किसी से नफरत नहीं की जितनी आपसे मेरी नफरत बढ़ती जा रही है। आदित्य उसके मुंह में दूसरी कवर डालते हुए बोलता है, मैं भी चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत ही करो और प्यार की उम्मीद तो मुझसे करना मत। अन्या भी उसे गुस्से में देखते हुए बोलती है, प्यार के लिए इंसान को इंसान होना चाहिए, ना कि हैवान। मुझे आप जैसे हैवान से नफरत होती है। आदित्य भी उसके मुंह में कवर डालते हुए बोलता है, अब तक तो तुम मेरी हैवानियत जान ही चुकी हो, अब इस जेल की आदत डाल लो, तुम्हें इसी के साथ और ऐसे ही जीना है। अन्या भी बोलती है, एक दिन इस जेल से मैं आज़ाद होकर दिखाऊंगी और आपको बर्बाद करके दिखाऊंगी। आदित्य भी उसको देखते हुए बोलता है, वह तो वक्त बताएगा कि कौन बर्बाद होता है और कौन आबाद। धीरे धीरे खाना खिला देता है और पानी पिलाता है। अन्या बोलती है, मुझे घृणा रही है आपके हाथों से खाना खाने में। आदित्य भी बोलता है, चाहे कुछ भी लगे करना तो तुमको वही है जो मैं चाहता हूँ। ये बोल उस साइड में रखा मेडिसिन खोल उसके मुंह में डाल उसको पानी पिला देता है। उसके बाद लाइट्स ऑफ कर अन्या को बिस्तर पर धकेल देता है। अन्या घबरा जाती है। आदित्य उसे अपने पास खींच उसको अपने सीने से लगा कर लेता है। अन्या छूटने की लाख कोशिश करती है,
पर छूट नहीं पाती है। वो मन ही मन में बोलती है, आदित्य राजवंश, अपनी बर्बादी की गिनती शुरू कर लो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली हूँ। ये कह वह अपने आप को आदित्य के बाहों में ढीला छोड़ देती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह इस आदमी से जीत नहीं सकती, क्योंकि वह इस समय कमजोर है। और अपनी आंखें बंद कर लेती है तो वही आदित्य उसकी फाइट ना करने पर विनिंग स्माइल कर देता है और किसी को मैसेज कर आई एम कमिंग सून उसको बाहों में पकड़े सो जाता है। वहीं देर रात समुद्र किनारे 2-4 बोट शिप, जिस पर काफी सारे बॉडीगार्ड अपनी अपनी भारी भारी बंदूक लिए खड़े थे। वह बोट सेलबोट समुद्र किनारे आकर रुकता है। उस बोट के रुकते ही वहां 3-4 गाड़ियों से धुआंधार की गोली चलने लगती है। तभी बोट पर खड़े उन बॉडीगार्ड को गोली लग पाती। वह सभी उधर से गोलियां चलाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब पहले से ही तैयार थे कि क्या होने वाला है। तभी दूर खड़े लेजर दूरबीन से एक शख्स जो सभी को आपस में लड़ते हुए देख रहा था, वह मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे पता था कि इन सबको पहले ही खबर हो चुकी होगी। कोई बात नहीं, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। ये कह वह मैसेज करता है। उसके मैसेज करते हैं वहां पर पता नहीं कितनी दर्जनों गाड़ियां आके रुकती है और सारे वोट को घेर लेती हैं। वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और माइक से बोलता है, बंदी बना लो सबको। तभी एक शख्स आके बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है, जरा हमसे भी तो खेल लो। उस शख्स को देखते ही सभी की आंखें बाहर आ जाती है। सभी एक कदम डरकर पीछे हो जाते हैं तो सभी सामने देखते हैं 2 आदमी अपने जेब में हाथ ही डाले वहां खड़े थे। वो मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों को देख वहां सारे खड़े बॉडीगार्ड डर से कांपने लगते हैं। तभी वह आदमी माइक से बोलने लगता है, वह बिना हथियार लिए चले हो शिकार करने बच्चू, बच्चा समझा है क्या? उसमें से एक शख्स जो कि आदित्य था वो हंसते हुए बोलता है, जो खुद बिल में छुपकर बातें कर रहा हो उस पर यह बात शोभा नहीं देता। तभी दूसरा शख्स जो कि राका था वह बोलता है, चूड़ियां पहन के तुझे लड़ने आता है, हमें नहीं, हम तो शेर हैं जो तेरे सामने खड़े हैं, लेकिन तू पीठ पीछे दुबक कर बैठा है साला। हिम्मत है तो सामने आ, तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। तभी वह आदमी गुस्से में बोलता है, कमीने बहुत जल्द तेरे सामने आऊंगा, अभी तो तू खुद को बचा ले। तभी आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है, जो चीज़ मेरा है ही नहीं उसे क्या बचाना, बचाना तो तुझे चाहिए। तभी वह आदमी एकदम से शांत होकर बोलता है, क्या मतलब है तेरा? तो आदित्य बोलता है, वह तो तुझे समझना चाहिए ना, क्योंकि हम तो बच्चे हैं और समझदार तो तू है। ये कह वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुन वहाँ सारे आदमी डर से कांप जाता है। वह जब तक समझ पाता तब तक वो तीनों चारों जो बोट थी जोर की आवाज से ब्लास्ट हो जाती हैं और आग की लपटें निकलने लगती हैं। वह आदमी उस आवाज को सुन उसका फोन गिर जाता है। तभी उस आदमी के दूसरे कॉल पर फोन आता है। वह फोन रिसीव करता है तो उधर से कुछ बात कही जाती है, बॉस हमारा सारा हथियार आदित्य ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिसे सुन वह चिल्लाते हुए अपने अगल बगल का सामान फेंकते हुए बोलता है, आदित्य राजवंश, ये तूने ठीक नहीं किया। तूने मेरा ही सामान लाकर मुझे ही बेवकूफ़ बनाकर मेरे ही सामान को बर्बाद किया। अब तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर। राका आदित्य को देखते हुए, क्या प्लान बनाया तूने? उसी का माल उसी के सामने उसी के हाथों तूने खाक करवा दी और उसे ही पता नहीं चला। आदित्य बोलता है, शेर शांत है, इसका मतलब यह नहीं कि वह डर गया या कमजोर है। उसे अपने दुश्मनों को किस तरह चबा चबा कर खाना है ये सोचने में थोड़ा तो समय लगेगा ना। ये बोल वह हंसने लगता है। राका बोलता है, क्या गजब का डायलॉग मारा। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वह समुद्र की दूसरी छोर पर जाते हैं। वहां पर कई गाड़ियां आकर रुकती है। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है। राघव दुबे जो कि बड़ा ऑफिसर था वह आकर आदित्य के सामने हाथ मिला बोलता है, हेलो मिस्टर राजवंश, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। ये बोल वह एक वोट है उसके सारे पुलिसकर्मी वोट खोलते हैं तो वहां से कम 25 से 30 लड़कियां बाहर निकलती है और एक 2 बोट में पूरी की पूरी बंदूक की माल भरी हुई थी। तभी एक पुलिसकर्मी आकर उस पुलिस से कहता है, साहब इसे क्या करना है? ऑफिसर बोलता है, यही तो डील हुई थी कि लड़कियों के बदले हमें इनका माल इनके गोदाम तक पहुंचाना है।
तभी उसका जूनियर ऑफिसर बोलता है, क्या दिमाग लगाया है मिस्टर राजवंश ने। तभी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए राका बोलता है, ऐसे ही वो असर द माफिया किंग नहीं है। अल्पविराम। सुबह का समय। आदित्य अपना वर्कआउट कर अपने रूम में आता है तो देखता है आन्या बिस्तर पर सिकुड़कर सोई हुई है। आदित्य एक गहरी सांस ले बाथरूम में जाता है, फ्रेश हो, शावर ले वो बाहर आता है। वह इस समय सिर्फ बाथरोब में था। आदित्य ईवल स्माइल कर आन्या के पास जाता है और गिलास में रखा पानी आन्या के ऊपर उड़ेल देता है। आन्या हड़बड़ा कर उठ जाती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर वह जब सामने देखती है तो आदित्य बाथरोब में खड़ा है तो उसे देखने लगती है, पर कुछ देर बाद ही वह अपनी नजरें हटा देती है। उसे याद आता है कि कल रात आदित्य ने क्या हरकत की थी। ये सोचते ही वह गुस्सा और नफरत से आदित्य को देखने लगती हैं। आदित्य अपने लिए नफरत आन्या की आंखों में देख पा रहा था। वो उसे इग्नोर कर बोलता है, मिसेज राजवंश, एक अच्छी पत्नी इतनी देर तक सोती नहीं है। उठो और मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। मैंने मेड इसलिए नहीं रखा है कि तुम आराम कर सको। जाओ उसके साथ मिलकर घर का काम करो। आन्या कुछ नहीं कहती है, वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। वह धीरे से उठती हैं और बाथरूम की तरफ चली जाती हैं। आदित्य उसे एक नज़र देख बालकनी में चला जाता है। तभी आन्या नहाकर बाथरूम से आती है तो देखती है बेड पर उसके लिए कपड़ा रखा गया था। मीना ही आन्या के लिए कपड़े खरीदने गई थी और वह कपड़े रखकर चली गई थी। अरे उस कपड़े चेंज कर नीचे चली जाती है। आन्या नीचे जाती है तो देखती है कि रघु और मीना में कुछ बहस चल रही थी। वो उन दोनों को इग्नोर कर किचन की तरफ चली जाती है। तभी रघु आन्या को देखता है तो मीना को कुछ इशारा करता है। मीना आन्या के पीछे किचन में चली जाती है। आन्या किचन में जा कुछ ढूंढने लगती है। तभी मीना बोलती है, क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए आपको? आयु, तुम्हें सैंडविच बनाना आता है? मीना हाँ में सिर हिलाती हैं। मुझे बताओ कैसे बनाते हैं सैंडविच? मीना दीदी वह तो मैं बना दूंगी, आप जाकर आराम करिए। आन्या थोड़ा रूखे स्वर में बोलती है, मीना मैं भी यहाँ तुम जैसे में से एक हूँ। मीना कुछ नहीं कहती और वो उसके साथ मिलकर बनाने लगती है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर आदित्य सूट बूट में तैयार होकर अपने बड़ी सी चेयर पर बैठ जाता है। तभी वीर, आर्यन और रोहन सभी तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। तभी आन्या और मीना ब्रेकफास्ट टेबल पर लाकर रखती है। आदित्य आन्या को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आन्या पिच कलर के सूट, लेगी और पिचोड़नी में काफी सुंदर लग रही थी। उसके बाल इस समय गीले थे, जिसका पानी अभी भी हल्का हल्का टपक रहा था। इसमें उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं लगाया था और प्लेन में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। तभी आदित्य की नज़र राका पर पड़ती है, जो आन्या को एकदम देखे जा रहा था या फिर यूं बोले घूरे जा रहा था। आदित्य अपने गुस्से और लाल भरी आंखों से राका को देखने लगता है। तभी वीर की नज़र आदित्य पर जाती है। वो उसकी नज़रों का पीछा कर वो समझ जाता है कि आदित्य के मन में क्या चल रहा है। तो वह अर्जुन से बोलता है, अर्जुन ये तुम्हारी भाभी और आदित्य की वाइफ। ये सुन बेचारे अर्जुन का मुंह लटक जाता है और फिर वह आन्या से मिलता है, हेलो भाभी। आन्या अपने लिए भाभी शब्द सुन थोड़ी सी हैरान से देखने लगती है। तभी वह सामने अर्जुन को देख अपनी आंखें नीचे कर लेती हैं। अब अर्जुन की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, चेहरे पर कई कट के निशान, थोड़े से डरावने टाइप की और बिल्कुल हल्के हल्के आदित्य की तरह दिख रहा था। चेहरे, बॉडी पर निशान के बावजूद काफी स्मार्ट लगता था। तभी आन्या सभी के लिए नाश्ता सर्व करती है। वह आदित्य के पास जा उसको नाश्ता सर्व करती है तो आदित्य उसे बैठने के लिए बोलता है, तो आन्या नहीं बैठती तो आदित्य बोलता है, मैंने कहा बैठो। आदित्य थोड़ा गुस्से में बोलता है तो आन्या तुरंत वहां बैठ जाती है। आदित्य अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है और आन्या के भी मुंह में कवर डालने लगता है। आन्या खाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे कल की बात याद थी, इसलिए बिना कुछ बोले खाने लगती है। सभी उसे देख हैरान हो जाते हैं। वीर, अर्जुन, रोहन तो आंखें फेड आदित्य को देख रहे थे, क्योंकि आदित्य को अपना खाना शेयर करना कभी पसंद नहीं था और वह तो एक दूसरे का जूठा खा रहे थे। तभी अर्जुन उन दोनों को देख बोलता है, मेड फॉर ईच अदर। पता नहीं कब मुझे मेरी वाली मिलेगी। आदित्य को तो मिल गई उसकी।
तभी रोहन एक्साइटेड होकर करता है, आन्या भाभी क्या ये ब्रेकफास्ट आपने बनाया है? तो आन्या हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है, हाँ मुझे मीना ने सिखाया। रोहन बहुत टेस्टी है आने कुछ नहीं कहती, बस जबरदस्ती मुस्कुरा देती है। पर इधर आदित्य गुस्से में उबाल कर रह जाता है। वो मन में सोचता है, मुझसे इतनी नफरत, मुझसे बात करने में इतनी तकलीफ और दूसरे की बातों पर मुस्कुराया जा रहा है, नॉट बैड। ब्रेकफास्ट कर आदित्य अपने रूम में ऊपर चला जाता है। फिर वह नीचे आ टैबलेट खोल आन्या को देकर बोलता है, इसे खाओ। आन्या दवा खा लेती है। तभी आदित्य के हाथ में एक पेपर था, वह आन्या को देते हुए बोलता है, ये लो तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन पेपर। आन्या नासमझी और हैरानी में उस कागज को देखती है और उसको पढ़ने के बाद आदित्य का चेहरा देखने लगती है। आदित्य कहता है, अब मुझे सोशल रेपुटेशन भी तो मैनेज करना होगा, नहीं तो हर कोई कहेगा मिस आन्या कपूर जो काफ़ी टैलेंटेड थी, उनको शादी के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला। आन्या कुछ नहीं कहती, उसके लिए तो यही काफ़ी था कि आदित्य पढ़ने का मौका दे रहा था। आन्या कुछ सोच उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी आदित्य उसे देख बोलता है, और यह मत सोचना कि कॉलेज जाने से तुम आज़ाद हो गई हो, तुम फिर भी मेरे नज़र में ही रहोगी, और भागने की कोशिश तो करना भी मत, नहीं तो अंजाम तुम अच्छे से जानती हो। और बोलता है, कॉलेज जा, अपना सब कुछ रेडी कर लेना, वीर के साथ चली जाना, और हाँ ये कभी मत भूलना कि तुम मेरी वाइफ हो, तो लड़कों से दूरी बनाकर रहना, और किसी को ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरी वाइफ हो, समझ आया? आन्या कुछ नहीं कहती, वो उसके हाथ में पेपर दे चला जाता है। रोहन उसे जाते हुए देख कहता है, यह क्या था? वीर उसके सर पर मारते हुए बोलता है, चल अपना ज़्यादा दिमाग मत लगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए वह भी बाहर निकल जाता है। आन्या मन में कहती है, दुष्ट, खड़ूस, पागल, बदतमीज, समझता क्या है अपने आप को? फिर उसकी नकल उतारते हुए बोलती है, तुम मेरी पत्नी हो, किसी को मत बताना, पर यह भी याद रखना कि तुम मेरी बीवी हो, लड़कों से दूर रहना। ये बोल दो बाहर चला जाता है। रोहन दिल की तरफ देखता है तो फिर उसके सर पर चपत लगाते हुए बोलता है, कुछ नहीं समझ में आएगा, चल, ये कहाँ से, खींचते हुए बाहर हो जाता है। अभी अभी चाबी घुमाते हुए मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। आन्या नफरत के भाव से बोलती है, अब देखो आदित्य राजवंश, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। ये बोल मुस्कुराने लगती है और कहती है, तुमने जो मेरे साथ किया है ना मैं भूलूंगी, ना मैं आपको भूलने दूंगी। वही आदित्य कार में सीट के पीछे अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था और मुस्कुराते हुए अपना सर सीट पर टिका लेता है और बोलता है, गुस्सा, नफरत, जिद ना बन तू इतना बेरहम, कहीं मिट ना जाओ तुम खुद इस नफरत की आग में, ए सनम ना बन तू इतना बेरहम। रोहन आदित्य को मुस्कुराते हुए देख रहा था, वह फिर से एक बार वीर की तरफ देखता है तो आदित्य आंखें बंद किए ही बोलता है, गाड़ी सामने देखकर चलाओ, नहीं तो देखने के लिए सिर्फ ऊपर वाला लोक ही रह जाएगा। रोहन सामने देखने लगता है। तुम वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपनी गाड़ी चलाते हुए मुंह में सिगरेट लिए गाड़ी में बज रहे गाने के साथ गाना गा रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली आ तू, चली आ, प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंगलियां पूछ रही हैं, गीत पनघट पर किस दिन आएगी तू। वह आंखें बंद किए जा ही रहा था, तभी उसे एहसास होता है कि कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। वह आंखें खोल देखता है और गाड़ी रोक देता है। वह शीशा नीचे कर पीछे देखता है तो उसने एक लड़के की स्कूटी को टक्कर मार दी थी और वह उसे अपने मन भर भर की गालियां परोस रही थी। आर्यन अपनी आंखें बंद किए फिर से गाड़ी पीछे करता है और उस लड़की के पास जाने लगता है। तभी रही कहीं कसर उस गड्ढे ने पूरा कर दी जिसमें पानी था, उसका छिटका उस लड़की पर पड़ जाता है। वो लड़की और भी गुस्से में तमतमाते हुए उसे गाली देते हुए बोलती है, कुत्ता, दुष्ट, राक्षस, अब देख मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये बोल वो गीली मिट्टी को उसके कार पर फेंकने लगती है। तभी आर्यन कार से बाहर निकलता है। वो उस लड़की को देख बोलता है, अरे स्टॉप, अरे रुको यार, क्या कर रही हो। तभी कुछ छिटका आर्यन के भी ऊपर आ जाता है।
आदित्य देखता है वह लड़की मान नहीं रही है तो वह तुरंत उसका हाथ पकड़ उसको कार से सटा देता है। वो लड़की जिसके बाल उसके चेहरे पर आ गई थी, आर्यन उसे हटाते हुए उसे देखने लगता है। सुंदर सलोना चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक, सिंपल सा सूट पहने, 5 फीट 3 इंच हाइट, कुल मिलाकर एकदम परी की तरह लग रही थी। उसे देख आर्यन उसे देखता ही रह गया और उसके मुंह से निकला ब्यूटीफुल। तभी वह लड़की आर्यन को धकेलते हुए बोलती है, छिछोरा लड़की देखी नहीं उसे ब्यूटीफुल कहने लगा। तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की। फिर अपनी गाड़ी को देखते हुए रुआसा आवाज में बोलती हैं, कितनी मेहनत से मैं और मेरी फ्रेंड इसे मिलकर खरीदे थे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है भगवान ने, दिखाई नहीं दिया मेरी गाड। हाय रे मेरी धन्नो। आर्यन उसे चुप रहने का बोलता है लेकिन वो लड़की बोलती ही जाती है। आर्यन इरिटेट हो चुका था इसलिए वह उस लड़की का हाथ पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर उसके होठों पर होठ रख देता है। वो लड़की एक बार के लिए शांत हो जाती है, फिर उसके कंधे पर जोर जोर से मारने लगती है, लेकिन आर्यन जो सिर्फ उस लड़की को चुप कराने के लिए ऐसा करता है। पता नहीं क्या ऐसी खुशबू थी उस लड़की हुई कि वो उसे कमर से पकड़ जोर जोर से किस करने लगता है। काफी लोग आ रहे थे, जा रही थी और किसी को किसी से मतलब नहीं था। कुछ देर बाद आर्यन उसे छोड़ता है और उसके बाल ठीक करते हुए कहता है, ज्यादा बोलोगी तो ऐसा ही हाल होगा। ये बोल अपनी पॉकेट से नोट निकाल उसके हाथ में देते हुए, तो जाकर उसकी मरम्मत करा लेना और अपने दिमाग की भी। ये कह कार में बैठ चला जाता है। वो लड़की उसे जाते हुए देखते रह जाती है और गुस्से में बोलती है, तू मिल साले कमीने, फिर तुझे बताती हूँ कि किसका दिमाग ठीक करना है किसका नहीं। राजवंश कॉरपोरेशन। आदित्य अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था तभी कोई दूर नॉक करता है। आदित्य कम-इन मुस्कुराने लगता है, जैसे उसे पता हो कि कौन आने वाला है। तभी अंदर एक लड़की बड़े ही स्टाइल से, जिसने वाइट शर्ट और ब्लू पैंट बड़े ही करीने से पहनी हुई थी। इससे पता चलता था कि वो कितनी स्टाइलिश है, चेहरे पर चमक देखने लायक थी। तभी वह लड़की आदित्य को देख बोलती है, हेलो मिस्टर राजवंश, ये बोल अपने बाल बड़ी नजाकत से पीछे करती हैं। आदित्य सामने देखता है तो वह लड़की जो लगातार उसे देख रही थी। आदित्य अपने चेयर पर सिर टिकाते हुए बोलता है, बैठिए मिस दीप्ति चौहान। दीप्ति चौहान तो आपको मेरा नाम भी पता है। आदित्य क्या करे, सबका पता रखना पड़ता है। ये बोल मुस्कुराता है। दीप्ति तो उसकी मुस्कुराहट की को देखते ही फ्लैट हो जाती है। तभी दीप्ति धीरे से और काफी नजाकत से चेयर पर बैठती है और फाइल आदित्य के तरफ खिसकाते हुए बोलती है, यह मुझे मिस्टर सिन्हा ने फाइल देकर भेजा है, आप एक बार इसे पढ़ ले। ये बोल वो अपने शर्ट के बटन खोल बोलती है, कितनी गर्मी लग रही है। आदित्य एक नज़र उसको देख मुस्कुराने लगता है और मन में बोलता है, कितनी गिरी होती हैं लड़कियां। वाह मिस्टर खन्ना, काम करवाने का अच्छा बहाना ढूंढा है। आदित्य बोलता है, कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं लग मिस दीप्ति। दरअसल दीप्ति मिस्टर सिन्हा की असिस्टेंट और स्लट दोनों थी, ये बात आदित्य जानता था। वो मुस्कुराकर आदित्य के पास जाती है और उसके गोद में बैठते हुए उसके चेहरे पर हाथ फिरते हुए बोलती है, अगर आप जानते हैं कि मेरे अंदर इतनी गर्मी है तो उसे ठंडक भी आप ही दे दे। आदित्य उसको एक नज़र देखता है और उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए अपने चेहरे के पास लाते हुए बोलता है, मैं कभी किसी की यूज़ की हुई चीज़ को अपने आसपास तक भटकने नहीं देता। तुम तो सीधे आकर मेरी गोद में बैठ गई, ये तो गलत बात है मिस दीप्ति। चचा। दीप्ति को उसकी बात सुन अंदर तक एकदम से डर फैल गया, क्योंकि वह ये बात सुनी थी, अगर आदित्य किसी को छू ले तब तो अच्छी बात है, और यदि वो किसी को रिजेक्ट किया तो उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख आदित्य जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इस समय किसी राक्षस से कम नहीं लग रही थी। दीप्ति उठकर जाना चाहती थी, तभी आदित्य उसे जोर से पकड़ते हैं बोलता है, क्यों, अब क्या हुआ, चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या तुम्हें अब अपनी गर्मी शांत नहीं करनी है? कोई बात नहीं, यदि मैं ना सही तो कोई दूसरा ही सही। यह कह वह एक बटन प्रेस करता है, जिसके 1 मिनट बाद ही 3-4 आदमी जो हटे कट्टे होते हैं वह अंदर आ जाते हैं।
इन सब को देख दीप्ति की हालत खराब हो गई। कहीं ना कहीं वह समझ गई कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह आदित्य से बोलती है, मिस्टर राजवंश प्लीज। तभी आदित्य हंसते हुए बोलता है, प्लीज मेरे सामने नहीं, उन सब के सामने करना। ये कह उसको नीचे धकेल देता है, जैसे कि वह कोई गंदी चीज हो। वह दर्द से चिल्ला उठती है। आदित्य उन सारे बॉडीगार्ड को इशारा करता है जो आते ही समझ गए थे उन्हें क्या करना है। वह अपनी हवस भरी नजरों से उस लड़की को देखने लगते हैं। आदित्य उनको इशारे में कहता है, जाओ और पार्टी करो। वह सब दीप्ति को ले जा उठाकर पीछे वाले रास्ते से चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आदित्य लड़कियों के प्रति इतना निर्दयी था। वह उन्हीं लड़कियों के साथ सोता था जिनको जरूरत और जो अपनी मर्जी से आती थी, जिसकी वह कीमत अदा करता था। लेकिन जो सिर्फ फायदे के लिए किसी के भी साथ सोना चाहती थी, वह उनसे सख्त नफरत करता था। वो कभी भी बिजनेस को एक अयाशी के तौर पर नहीं करना चाहता था। उसके बिजनेस का भी एक वसूल था, ईमानदारी से सब कुछ करना। यदि आपका प्रेजेंटेशन, आपकी सोच समझ सही है, तो वो उसमें इन्वेस्ट जरूर करता था। और यहीं पर मिस्टर सिन्हा मात खा गए। इस प्रोजेक्ट को आदित्य इनकार कर चुका था। उन्होंने अपनी स्लट को भेजकर यह सोचा कि आदित्य एक प्लेबॉय है, उसके जरिए वह अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देंगे, पर वह यहाँ पर गलत निकले। तभी आदित्य का फोन रिंग होता है। उधर से रोहन कहता है, सर आपसे दरोगा मिलना चाहता है। आदित्य उसे भेजने के लिए बोलता है। तभी कुछ देर बाद डोर लॉक होता है। आदित्य आने की परमिशन लेता है तो दरोगा साहब अपनी वर्दी में अंदर आते हैं। वह आदित्य से हाथ मिलाते हैं। आदित्य उन्हें बैठने का इशारा करता है। तभी दरोगा मिस्टर शिंदे आदित्य से बोलता है, आदित्य हम आपका शुक्रिया कैसे करें, हमें यह नहीं समझ आ रहा है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है, क्यों क्या हुआ दरोगा साहब, हमने आपकी कौन सी मदद कर दी जो आपने हमारी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तभी मिस्टर सिंधे कहते हैं, आपने वह मदद की जिसके लिए मैंने पता नहीं कितनों के आगे घुटना टेका, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आपने 25 लड़कियों की जिंदगी बचाई। तभी आदित्य अपने मुंह में सिगरेट लेते हुए बोलता है, हर चीज की एक कीमत होती है, और उस मदद के बदले आपने भी हमारी मदद की थी, हमारी शिप हमारे तक पहुंचाने में। दरोगा बोलता है, अगर बात जिंदगी की हो तो उसके लिए हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। तभी आदित्य एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए बोलता है, तो आज आपका आना कैसे हुआ, कोई खास वजह। दरोगा बोलता है, मिस्टर राजवंश हमें आपकी बहुत बड़ी मदद चाहिए। ये कह वह कुछ कहता है। आदित्य हूँ कह देता है। उनके चले जाने के बाद आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है, तो मिस्टर कपूर आपसे सामना करने का समय आ चुका है। रात के समय राजवंश हाउस। रात के 8 बजे बज गए थे। आन्या, मीना, रघु तीनों मिलकर खाना बना रहे थे। आज अन्याय थोड़ी खुश लग रही थी, क्योंकि आदित्य उसे बाहर जाने के हामी भर देता है, और दूसरा उसे मीना और रघु की कंपनी अच्छी लग रही थी। साथ में मीना उसे अपने गांव की बातें बताकर उसको हंसा रही थी, और वही साथ में मिलकर वह खाना भी बनाना सीख रही थी। आदित्य, रोहन, वीर तीनों घर के अंदर होते हैं। तभी उन्हें अन्य की खीर खिलाने की आवाज आती है। आदित्य अन्या की मुस्कुराने की आवाज सुन एक सुकून की सांस लेती है। वीर आदित्य को देख हल्का सा मुस्कुराता है। फिर जैसे ही आदित्य उसकी तरफ देखता है, वो गुस्से में अपना मुंह बनाते हुए अपने रूम में चला जाता है। आदित्य भी हंसने लगता है और बोलता है, तू कितना भी मुझसे नाराज हो जा, तू कभी भी दिल से मुझसे नाराज नहीं हो सकता, वो तो मैं तुझे मना ही लूंगा। आदित्य भी अपने रूम में चला जाता है। तभी रघु मीना से जाके बताता है, मीना सर आ गए हैं। अन्या जैसे ही आदित्य के बारे में सुनती है, उसका दिल डर से घबराने लगता है, पर वह अपने आप को मजबूत कर हिम्मत दिखाते हुए और खाना टेबल पर रखने लगती है। थोड़ी बहुत देर बाद वह देखती है कि अभी तक कोई नहीं आया। तभी उन्हें वीर के कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। सभी अचंभे से एक दूसरे को देखने लगे। तभी तीनों वीर के कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं, तो देखते हैं दरवाजा खुला था। वो अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा देख अन्या तो देखती ही रह जाती है। वह देखती है कि वीर जमीन पर लेटा हुआ था
और आदित्य उसके ऊपर चढ़ उसको जबरदस्ती पकड़ गुदगुदी कर रहा था और वीर जोर जोर से हंस रहा था। रोहन दूर से उन दोनों की वीडियो बना रहा था, क्योंकि बहुत कम ही मौका मिलता था जब आदित्य और वीर ऐसे रहते हैं। आदित्य उसे बार बार कह रहा था, अभी तू माना कि नहीं? वीर हंसते हंसते ही बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मान गया, और छोड़, मुझे गुदगुदी मत कर। वीर को गुदगुदी बहुत पड़ती थी, यह बात आदित्य जानता था, और आदित्य उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा उसे हर बार मना लेता था। आदित्य को इस तरह से हंसता देख आन्या चौंक जाती है। उसके चेहरे पर भी आदित्य को हंसते देख एक मुस्कान आ जाती है, पर जैसे ही उसे कुछ याद आता है वह अपना मुंह मोड़ चली जाती है। तो वही वीर अपना पेट पकड़ बैठ जाता है। आदित्य भी बेड से सिर टिक कर बैठ जाता है। वीर बोलता है, मैं एक शर्त पर मान जाऊंगा कि तू उसे कभी भी इस तरीके का टॉर्चर नहीं करेगा। आदित्य फिर से तू से कहता है, क्यों इन मामलों में पड़ रहा है? वीर, मैंने उसे अपना बहन माना है और अपनी बहन की हालत में ऐसे नहीं देख सकता। तेरी में कमजोरी जानता हूँ, इसलिए मैं एक बार मान जाता हूँ, पर यदि किसी और ने उसके साथ ऐसा किया होता तो मैं उसका बोटी बोटी काटकर कुत्तों को खिला देता। आदित्य उसे घूर कर देखता है पर कुछ कहता नहीं है। वीर शांत हो जाता है। आदित्य कुछ देर बाद बोलता है, ठीक है, जैसा तू कह रहा है वैसा करूँगा। अब तू मुझसे नाराज मत होना। वीर कुछ नहीं कहता, आदित्य के गले लग जाता है। तभी रोहन कहता है, अच्छा अकेले अकेले और मैं? तभी आदित्य कहता है, तुझे वीडियो बनाने से फुर्सत मिले तब ना। रोहन भी जाकर उन दोनों के ऊपर चढ़ गले मिल जाता है। वीर रोहन की टांग खींचते हुए बोलता है, अब तक राका होता तब तो वह तुझे अर्जुन के पास भी नहीं आने देता। आदित्य और रोहन दोनों उसे घूर कर देखते हैं। दरअसल राका और आदित्य दोनों हमेशा एक जैसे और एक ही साथ रहते थे। कभी कभी तो लोग उन दोनों को गे समझते थे। वीर कहता है, चलो आज आन्या ने खाना बनाया है, जरा उसके हाथ का खाना चखते हैं। तीनों उठकर डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। वह देखते हैं तीनों एक साथ खड़े हो उन सब का इंतजार कर रहे थे। तभी वह डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। आदित्य चेयर पर बैठता है, सभी अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी आदित्य आन्या को बैठने का इशारा करता है, तो वीर भी अन्य को इशारा करता है बैठने का। आन्या भी बैठ जाती है और साथ में मीना और रघु खाना परोसने लगते हैं। आदित्य खाना खाता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे खाना बहुत पसंद आता है पर वो कुछ कहता नहीं, खाना खाने लगता है और साथ में आन्या को भी खाना खिलाने लगता है। आन्या खाना तो नहीं चाहती थी, पर वो मजबूरी में आदित्य से बिना बहस किए हुए खाना खा लेती है। वीर खाने की तारीफ करता है। आन्या मन ही मन बहुत खुश होती है। सभी अपने रूम में चले जाते हैं। आदित्य पहले अपने रूम में चला गया था। आन्या अपना काम कर डरते घबराते हुए अपने रूम में जाती है, तो देखती है आदित्य बालकनी में किसी से बात कर रहा था। रूम में कोई सोफा भी नहीं था। वह तुरंत बेड पर जाती है और लेटकर पूरा कंबल सिर तक ओढ़ लेती है। आदित्य जब बात कर अंदर आता है तो आन्या को बेड पर इस तरह लेटा देख मुस्कुराने लगता है। वह अपना मोबाइल एक साइड रख बेड पर बैठ लाइट्स ऑफ कर देता है। आन्या डर से कांपने लगती है। आदित्य उसका कंबल हटा उसे अपने एकदम पास खींच लेता है। आन्या की पीठ इस समय आदित्य की तरफ थी। वो उसे कमर से पकड़ एकदम अपने पास खींच लेता है। आन्या कपकपने लगती है, उसे पसीना आने लगता है। आदित्य उसके बालों को एक साइड कर उसके गर्दन को चूमने लगता है। आन्या की रोने की आवाज आने लगती है। आदित्य रुक जाता है और अपने आप को कंट्रोल कर बोलता है, रिलैक्स मैसेज राजवंश, मैं कुछ नहीं कर रहा। ना स्लीप, ये कह उसे एक झटके में अपने तरफ करके अपने सीने से सटा लेता है। आन्या उसे छुड़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि उसे अच्छे से पता चल गया था वह आदित्य से जीत नहीं सकती। इधर इन दोनों की रात एक सुकून की रात थी, तो वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में सनाया एकदम परेशान थी, क्योंकि कुछ दिनों से आदित्य उसके पास नहीं गया था। सनाया बोलती है, कहीं आदित्य अपने पत्नी के वजह से तो मेरे पास नहीं आ रहा है। यदि ये वजह हुई आदित्य, तो मैं तुम्हारी बीवी को तुमसे बहुत जल्द अलग करूंगी।